हेलो एवरीवन, संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक विशेष चर्चा के अंतर्गत एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो आज के समय में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। जैसा कि आपने सुना होगा, आजकल कोरोना वायरस और कोविड-19 बीमारी के कारण कच्चे तेल की कीमतों में व्यापक रूप से परिवर्तन आ रहा है और कीमतें लगातार गिर रही हैं। तो कीमतें क्यों गिर रही हैं, आखिर क्या है ये कच्चे तेल का अर्थशास्त्र, ऐसे कुछ विषयों पर हम बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से क्वेश्चन पूछे कि सर ये कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आ रही है, परिवर्तन हो रहा है, उससे संबंधित कुछ उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। मैंने उनको रिप्लाई किया, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था सर सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें रिप्लाई मिल रहा है बहुत ही संक्षेप है, आप इसके बारे में अगर विस्तार से बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने उनको कुछ वीडियोज़ के लिंक देने की कोशिश की, देखा कि इंटरनेट पर शायद ही कोई ऐसा वीडियो अवेलेबल था जिसमें यूपीएससी के अनुसार समग्र जानकारी उपलब्ध हो। इसी संदर्भ में आज मैं आपके सामने इस विषय को पेश कर रहा हूँ, जिसमें हम ये जानेंगे कि कच्चे तेल से संबंधित विभिन्न बातें जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। देख लेते हैं एक बार पहले आज हम इस वीडियो में किन बातों पर चर्चा करने वाले, या हमारे आज के टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहले उसको समझ लेते हैं एक बार। हम लोग कच्चे तेल के अर्थशास्त्र में इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो मैं एक बार ज़रा आपको ये समझा देता हूँ कि ये टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कच्चे तेल के बारे में इतना न्यूज़ क्यों आ रही है, आखिर क्या हुआ अचानक से। क्योंकि ऐसा नहीं कि कीमतें घटना या बढ़ना पहली बार हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतें डेली बेसिस पर परिवर्तित होती रहती हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतना न्यूज़ में आया, तो हम ये जानेंगे कि कच्चा तेल इतना चर्चा में क्यों। फिर हम देखते हैं कि कच्चा तेल क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। सामान्य सी बात है, बस उसको एक बार संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। आपने ये शब्द सुने होंगे, शेल ऑयल, क्रूड ऑयल, या फिर WTI, ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये शब्द क्या चीज़ हैं, इनसे क्या हमारा जो आज का टॉपिक है वो वास्तव में कितना संबंधित है, उनको समझेंगे। उसके बाद चूँकि कच्चे तेल की बात हो रही है, तो ओपेक और ओपेक प्लस को चर्चा ना करें इसके बारे में, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कच्चे तेल से संबंधित। फिर हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात पर आएंगे कि कच्चे तेल की कीमतें निर्धारण किन कारकों से होती हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कच्चे तेल की कीमतों को परिवर्तित करते हैं। और उसी को पढ़ते समय हम ये भी जानेंगे अभी वर्तमान में अचानक से ऐसा क्या हो गया कि कच्चे तेल की कीमतों में इतना परिवर्तन आ गया। क्या वो केवल कोविड-19 की वजह से है या उसके कुछ अन्य कारक भी हैं, इसको हम एक गहराई से पढ़ेंगे इस बारे में। इनको समझने के लिए हमें ये भी जानना पड़ेगा कि कच्चे तेल का व्यापार कहाँ और कैसे होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, तभी हम इस पूरे टॉपिक को ठीक से समझ पाएंगे। कच्चे तेल की वर्तमान कीमत में गिरावट के कारण जान लेंगे, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था से इसे लिंक करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में पेट्रोल डीजल की कीमतों का निर्धारण कैसे होता है, यदि कच्चे तेल की कीमतें घटती हैं या बढ़ती हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या कीमतें घटना वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है, क्या हमेशा कीमतें कम होनी चाहिए। आपकी जिज्ञासा से संबंधित और भी कुछ प्रश्नों का यहाँ पर जवाब मिलेगा आपको। और लास्ट में हम देखेंगे कि भारत के पास इस संदर्भ में कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। इसको पढ़ने के बाद, इन पर चर्चा करने के बाद हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से जान लेंगे, कुछ तथ्य या कुछ डेटा, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लास्ट में इस पूरे टॉपिक को आप कितना समझ पाए, इसका गहन अध्ययन करने के लिए, इसकी समझ चेक करने के लिए हम कुछ अभ्यास प्रश्न लेंगे। ये अभ्यास प्रश्न मैंने खुद बनाए हैं, हम उन पर डिस्कशन करेंगे। और मैं चाहूँगा यदि आप पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं तो आप इस अभ्यास प्रश्न पर ठीक से जवाब दे पाएंगे। शायद ये कभी आपको एग्ज़ाम में या किसी अन्य स्थान पर काम आ जाए। आज के समय में ये जनरल नॉलेज का पार्ट तो है ही, लेकिन हम उसको थोड़ी गहराई से अध्ययन करेंगे ताकि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण साबित हो सके। और अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो मेरा मानना है कि आप इन अभ्यास प्रश्नों का आंसर भी दे पाएंगे। इसीलिए आपको जब अभ्यास प्रश्न सामने आएंगे तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। इससे आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर कच्चे तेल के बारे में इतना तेज़ी से न्यूज़ क्यों आने लगी है,
क्या ऐसा हुआ कि सभी न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में हेडलाइन में आ गया कि कच्चे तेल की कीमतों में कुछ परिवर्तन हुआ है? और उस चर्चा के कारण को जानने के लिए हम एक ग्राफ का सहारा ले लेते हैं। ये फ्यूचर मार्केट, ऑयल की फ्यूचर मार्केट का ग्राफ है। इसका स्रोत हमने CNBC आवाज़ से ये ग्राफ लिया है। धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं उस चैनल को। तो ऑयल फ्यूचर क्रैश हो गया। क्रैश होने का मतलब उसकी कीमतें अचानक से बहुत तेज़ी से गिर गई। 20 अप्रैल 2020 कच्चे तेल की फ्यूचर मार्केट में कीमतें 300% गिर गई। 300% ये कीमतें घट गई। और ये ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, कच्चे तेल की कीमतें नेगेटिव हो गई, नकारात्मक हो गई। आप देख सकते हैं इस ग्राफ में, जो कीमतें $20 पर बैरल के आसपास चल रही थी, वो 20 अप्रैल को -$37 पर बैरल हो गई। और कच्चे तेल की कीमतें माइनस में जाना या नेगेटिव होना, ये बात कहीं से भी हजम नहीं होती है, ठीक नहीं लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से आप बहुत आसानी से आप सब लोग इस बात से परिचित होंगे कि कच्चा तेल कितना महत्वपूर्ण है। और ऐसी महत्वपूर्ण कमोडिटी की कीमत माइनस में जाए, नेगेटिव हो जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही कारण है कि हम आज इस वीडियो पर चर्चा कर रहे हैं कि कच्चे तेल का अर्थशास्त्र कैसे चलता है, क्या उसमें विशेष बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर ये फ्यूचर क्रैश होने का मतलब क्या? ये भी हम समझेंगे थोड़ी देर में। या आप ये जानना चाह रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है? तो ये सारी बातें हम विस्तार से इसके अंदर चर्चा करेंगे। लेकिन जो बेसिक कारण था इस वीडियो को बनाने का, वो यही कि कीमतें नेगेटिव हो गई, जीरो से भी नीचे चली गई। और 20 अप्रैल को एक ऐतिहासिक घटना घटी जिसमें WTI क्रूड ऑयल की कीमतें नेगेटिव हो जाती हैं और -300% घट जाती हैं, नेगेटिव हो गई, $37 माइनस में जा रहा है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ गया होगा, सर ये WTI क्या है? सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अब हम बात करते हैं कि कच्चा तेल है क्या और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। कच्चा तेल एक, अगर साइंस की भाषा में बात करी जाए, हम यहाँ पे दो दृष्टिकोण से परिभाषा दे सकते हैं। कि साइंस के दृष्टिकोण से बात करें तो कच्चा तेल एक अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कि हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट से बना होता है। और इसीलिए हम कहें कि ये एक फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन है, यानी जीवाश्म से ये ईंधन के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स की विशेष जानकारी आप साइंस की क्लास में, साइंस की नोट से पढ़ें, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनके क्या क्वालिटीज़ होती हैं, वो सब हम यहाँ पर चर्चा कर नहीं करेंगे। ये तो था विज्ञान के दृष्टिकोण से कच्चे तेल की परिभाषा। लेकिन हम चूँकि आज इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि कच्चा तेल इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से क्या होता है। देखिए, आपने पढ़ा होगा ऐसा कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करना हो, प्रोडक्शन करना हो, तो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ संसाधनों की आवश्यकता होती है। और अर्थशास्त्र में मूलतः 4 संसाधन माने गए हैं जिनके द्वारा किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है। सामान्य प्रक्रिया में इन चारों संसाधनों की आवश्यकता होती, कभी किसी संसाधन की मात्रा कम और कभी किसी संसाधन की मात्रा ज़्यादा। ये चारों संसाधन कौन कौन से हैं? तो इनका नाम है भूमि यानी लैंड, दूसरा लेबर यानी श्रम, तीसरा पूंजी कैपिटल, और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता। उद्यमशीलता का तात्पर्य किसी व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता से है, रिस्क लेने की कैपेसिटी, कितना वो रिस्क ले सकता है इनोवेशंस के साथ। तो अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 संसाधनों की आवश्यकता होती है। इनमें से एक संसाधन जो भूमि लिखा है मैंने, अब आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि भूमि का मतलब तो धरती होता है, जमीन नहीं। अर्थशास्त्र में भूमि को व्यापक संदर्भ में माना गया। भूमि का तात्पर्य वे सभी प्राकृतिक संसाधन जिनमें उत्पादन करने की क्षमता होती है, उनको भूमि के अंतर्गत माना गया। जैसे जब भी हम किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करें तो हमें पानी की आवश्यकता हो सकती है। एक मानव को पानी पीने के लिए चाहिए, जीवन यापन के लिए चाहिए। इन चारों में पानी कहीं मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो पानी कहाँ शामिल है? इस भूमि प्राकृतिक संसाधन में। तो वे सभी प्राकृतिक संसाधन जिनके माध्यम से उत्पादन संभव है, उनको भूमि के अंतर्गत रखा गया है। और इसी क्रम में हम बात कर रहे थे कच्चे तेल की, तो कच्चा तेल ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन
जो ऊर्जा का स्रोत भी है, और ये प्राकृतिक संसाधन उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए ऊर्जा का होना आवश्यक है, और उस ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण और एक परंपरागत स्रोत है कच्चा तेल। इसको कच्चा शब्द क्यों कहा, जो मैंने अभी साइंस की भाषा बोली थी कि ये अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अभी रिफाइन नहीं किया गया, इसीलिए इसको क्रूड ऑयल कहा गया। तो कच्चा तेल एक संसाधन के रूप में इकोनॉमिक्स में महत्वपूर्ण माना जाता है। इंटरनेशनल रिलेशन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसे स्ट्रेटजिक कमोडिटी या रणनीतिक वस्तु भी माना जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने में और बिगाड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके अलावा कुछ लोग इसे काला सोना भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। ये सोने के बराबर ही महत्वपूर्ण है, बस इसका कलर जरूर काला है। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। तो हम ये जानेंगे कि कच्चा तेल इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से एक प्राकृतिक संसाधन जो ऊर्जा का स्रोत, और साइंस के दृष्टिकोण से हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट से बना हुआ फॉसिल फ्यूल। अब हमें बात करनी है कि कच्चा तेल कैसे प्राप्त होता है, WTI ब्रेंट क्रूड ऑयल क्या है या शेल ऑयल क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। शेल ऑयल और क्रूड ऑयल के बारे में बात करने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि क्या कच्चा तेल सीधा सीधा एक उपभोक्ता प्रयोग कर लेता है या उसे किसी और रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो जी हाँ, आपको जैसा कि जानकारी भी होगी, ये बहुत जनरल नॉलेज की बात है कि उसे प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा कच्चे तेल को पेट्रोलियम उत्पादों में कन्वर्ट कर लिया जाता है। प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग अलग टेम्परेचर पर वो LPG या फिर कहें कि डीजल, गैसोलीन या और अन्य जो उत्पाद होते हैं केरोसिन आदि, उनमें परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर एक साइंटिफिक प्रोसेस चलती है, उसके माध्यम से हम उसे उस रूप में परिवर्तित कर पाते हैं जिनका एक उपभोक्ता अपने ऊर्जा के स्रोत के लिए प्रयोग कर सके। कच्चे तेल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, ये मैं मानता हूँ कि आप सभी इससे परिचित हैं, तो ज़्यादा इस पर विस्तार नहीं जाएंगे। पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक है ही, कृषि क्षेत्र में और विनिर्माण यानी कहें कि औद्योगिक क्षेत्र में पेट्रोल डीजल की आवश्यकता वहाँ भी होती है। इंडस्ट्री चल रही है तो उसमें क्रूड ऑयल के माध्यम से जो उत्पाद मिल रहे हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जो सड़क बनाने में डामर यूज़ होती है वो भी एक प्रकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। अभी कुछ समय पहले तक आप देखेंगे कि भारत में अधिकांश राज्यों में केरोसिन का प्रयोग होता था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उसका वितरण भी किया जाता था। यद्यपि अभी LPG गैस के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है उज्ज्वला योजना के द्वारा, तो केरोसिन की भूमिका धीरे धीरे कम हो जा रही है, लेकिन वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो कच्चे तेल के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो इसके हमारे जीवन में एक व्यापक महत्व है। हम इस कच्चे तेल से प्राप्त उत्पादों के बिना कहें कि हम जीवन यापन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी ऐसी वस्तुएँ हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के माध्यम से बनाई जाती हैं। तो उनकी विस्तार से चर्चा आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जानकारी, एक बेसिक सी जानकारी है। तो मैं इस वीडियो में उस पर ज़्यादा गहन बात नहीं करूँगा। अब हम आगे बात करेंगे शेल ऑयल और क्रूड ऑयल के बारे में। देखिए, शेल ऑयल और क्रूड ऑयल का थोड़ा सा ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है उनके प्राप्त करने की प्रक्रिया के आधार पर। यानी जो जिस विधि से शेल ऑयल और क्रूड ऑयल को निकाला जाता है उस विधि में थोड़ा अंतर है, और उनके स्रोत में थोड़ा सा अंतर कह लेंगे, इसलिए उन दोनों को थोड़ा अलग अलग ट्रीट किया जाता है। क्रूड ऑयल या कच्चा तेल, ये एक, जब हम शब्द बोलते हैं क्रूड ऑयल तो वो सामान्यतः परंपरागत कच्चे तेल के बारे में बात हो रही होती है। और परंपरागत कच्चा तेल ड्रिलिंग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के गर्भ में कई 100 मीटर नीचे ड्रिल किया जाता है और वहाँ से उसे पंपिंग के माध्यम से निकाल लिया जाता है। इसकी लागत, परंपरागत जो कच्चा तेल है ये सामान्यतः मध्य एशिया में पाया जाता है ज़्यादातर, क्योंकि ओपेक देश वहीं ज़्यादा हैं। उसके अलावा भी कुछ देश है, बट मैं एक मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, उसके आगे भी बात करेंगे हम ओपेक के बारे में। तो क्रूड ऑयल जिसकी लागत लगभग 10 से $15 पर बैरल के आसपास आती है, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है लगभग। तो ये तो रही परंपरागत कच्चे तेल की बात। लेकिन आज के समय में आप सुनेंगे तो शेल ऑयल बहुत अधिक चर्चा में है, और ये शेल ऑयल मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या कहें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। शेल ऑयल की खास बात है कि ये अवसादी चट्टान से बना है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त हो रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स। शेल का मतलब ही है अवसादी चट्टान, तलछट चट्टान, उनसे ये प्राप्त किया जाता है। एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है फ्रैकिंग। इस फ्रैकिंग प्रोसेस के माध्यम से
शैल ऑयल को निकाला जाता है। इसे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग भी कह देते हैं या फ्रैकिंग भी बोलते हैं। तो अवसादी चट्टानों को तोड़कर बहुत अधिक उस पर दबाव डाला जाता है और यहाँ पानी, बालू और कुछ केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। और ये चूँकि यहाँ पे पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, तो ये जहाँ भी वाटर बॉडीज़ होती हैं या जहाँ भी कहें कि पानी की उपलब्धता ज़्यादा है, वहाँ शैल ऑयल निकालना ज़्यादा आसान रहता है। इनकी लोकेशन की बात करें तो क्रूड ऑयल सामान्यतः, जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे, ओपेक और ओपेक प्लस देशों में क्रूड ऑयल निकाला जा रहा है, विशेषतः जैसे आप जानेंगे सऊदी अरब आदि। और शेल ऑयल मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास शेल ऑयल के भंडार इस समय सर्वाधिक हैं। और यही कारण है कि ये पूरा टॉपिक आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ कच्चे तेल की कीमतों को बहुत हद तक प्रभावित कर रही हैं। उसके बारे में भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे कि कीमतों का निर्धारण होता कैसे है। अब हम देख लेते हैं कि ये WTI जो हमने शुरू में एक वर्ड सुना था, वो WTI या जो दूसरा शब्द सुनते रहते हैं कभी कभी अखबारों में, ब्रेंट क्रूड ऑयल, ये क्या होता है, इनको जान लेते हैं एक बार। WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल, जिसका पूरा नाम है ब्रेंट ब्लेंड क्रूड ऑयल, ये बेसिकली दो बेंचमार्क हैं या कहें कि दो मानक हैं जिनके आधार पर कच्चे तेल की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। WTI की फुल फॉर्म होती है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। हम देख लेते हैं इसे। WTI, इसकी फुल फॉर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ये WTI। और दूसरा जो मैं शब्द यूज कर रहा था, ब्रेंट क्रूड ऑयल, इन दोनों में अंतर जानना है तो सबसे पहले दोनों में एक समानता हमें पता लगी कि दोनों बेंचमार्क हैं। बेंचमार्क अर्थात कच्चे तेल की कीमतों का निर्धारण ये ब्रेंट क्रूड ऑयल के आधार पर होता है या फिर WTI क्रूड ऑयल के आधार पर होता है। अब इन दोनों में अंतर जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं दोनों क्रूड ऑयल मिलते कहाँ हैं। जो इन क्रूड ऑयल को निकाला जाता है, तो हम इसको एक मैप से देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल कहाँ प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ देखें आप, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है टेक्सास, और उसी के पास में है लुसियाना। और इधर हम देखें, यहाँ पर नॉर्वे के पास एक सागर है जिसका नाम है नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। उत्तरी सागर में जो कच्चा तेल प्राप्त किया जा रहा है या उसके आसपास जो कच्चा तेल प्राप्त किया जा रहा है, उसे ब्रेंट क्रूड ऑयल की संज्ञा दी गई है। वास्तव में ब्रेंट गूज एक पक्षी था, एक बतख, उस बतख के नाम पर यहाँ पर ब्रेंट क्रूड ऑयल इसका नाम रखा गया है। और ये चूंकि टेक्सास में निकाला जा रहा है ऑयल, तो इसीलिए इसको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट या शॉर्ट में बोले तो WTI कहा जाता है। अर्थात ये जो नॉर्थ अमेरिका में जो कच्चा तेल प्राप्त होता है, उस कच्चे तेल की कीमत का निर्धारण WTI बेंचमार्क के आधार पर होता है। और जो मध्य एशिया, यानी कहें कि यहाँ पर इस पूरे एरिया में रशिया और फिर मध्य एशिया में जो कच्चा तेल मिल रहा है, उसकी कीमत का निर्धारण ब्रेंट क्रूड ऑयल के आधार पर होता है। इस प्रकार ये दोनों मानक का काम करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि सऊदी अरेबिया जब कच्चा तेल बेचेगा तो किस कीमत पर बेचेगा, वो कीमत जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की चल रही होगी। इसी प्रकार यदि अमेरिका कच्चा तेल बेच रहा है तो उस कौन सी कीमत को आधार मानता है, तो WTI क्रूड ऑयल की कीमतों को आधार मानेगा। इस प्रकार ये दोनों बेंचमार्क का काम करते हैं। अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो WTI क्रूड ऑयल में सल्फर का कंटेंट कम होता है, लगभग 0.24%, और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है यहाँ सल्फर का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.37% यहाँ सल्फर का कंटेंट है। ये रही साइंटिफिक एक बात की सल्फर के दृष्टिकोण से दोनों में क्या अंतर है। उसके अलावा अगर हम इनके व्यापार की बात करें, WTI का व्यापार न्यूयॉर्क मर्चेंटाइज एक्सचेंज में किया जाता है, जिसे शॉर्ट में नाइमेक्स बोलते हैं। ये शॉर्ट में ही हमेशा चर्चा में रहते हैं या बोलचाल की भाषा में आते हैं, तो आप इसकी फुल फॉर्म जान ले। NY मतलब न्यूयॉर्क मर्चेंटाइज एक्सचेंज। नाइमेक्स में ट्रेडिंग होती है WTI की, जो खरीद बिक्री होती है WTI क्रूड ऑयल की, वो नाइमेक्स में। और दूसरा, ब्रेंट क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज या ICE इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, यहाँ पर इसकी ट्रेडिंग होती है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग हो गई इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में और WTI की ट्रेडिंग हो गई नाइमेक्स में।
उसके अलावा अगर हम बात करें WTI और ब्रेंट क्रूड ऑयल में एक लागत का भी अंतर है। सामान्य तौर पर आप सुनते रहेंगे कि WTI जो क्रूड ऑयल है इसकी लागत थोड़ी ज़्यादा आती है। WTI क्रूड ऑयल इसकी लागत ज़्यादा है और लागत ज़्यादा होने का कारण ये लैंडलॉक एरियाज से प्राप्त किया जाता है, यानी जो स्थलीय भूमि है वहाँ से इसे ज़्यादा प्राप्त किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए कि ब्रेंट क्रूड ऑयल इसकी लागत कम है क्योंकि ये सी के आसपास, समुद्री एरिया के आसपास मिलता है। अब चूंकि समुद्री एरिया के आसपास मिल रहा है तो इसकी परिवहन लागत कम हो जाती है, निर्यात करने की लागत घट जाएगी। और यहाँ लैंडलॉक एरिया के आसपास है तो इसीलिए यहाँ पर परिवहन लागत, या दूसरे शब्दों में बोलें कि शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। यहाँ केवल शिपिंग कॉस्ट का ही अंतर नहीं है, इन दोनों तेल को प्राप्त करने की लागत भी अलग अलग है। WTI क्रूड ऑयल मेनली ये शेल ऑयल है और मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि शेल ऑयल प्राप्त करने की लागत लगभग $40 पर बैरल तक जाती है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल जो कि मुख्यतः ओपेक देशों में मिल रहा है इसकी लागत 10 से $15 पर बैरल, इतनी लागत के आसपास आता है। तो दोनों में देखेंगे हम, एक तो दोनों कच्चे तेल को प्राप्त करने की लागत का अंतर, फिर दोनों की परिवहन लागत का अंतर। इसीलिए भारत में अगर हम बात करेंगे भारतीय संदर्भ में, वैसे तो अभी हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में डिटेल से बात करेंगे, परंतु यहाँ एक बात जान लेते हैं कि भारत जो कच्चा तेल प्राप्त करता है वो हम ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राप्त करते हैं, अर्थात हमें जो कच्चा तेल मिलता है उसकी कीमत का निर्धारण ब्रेंट क्रूड ऑयल के बेंचमार्क के आधार पर होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, भविष्य में कभी काम आ सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं ओपेक की। ओपेक क्या है? तो ओपेक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बेसिकली कहें तो ये एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया हुआ एक संगठन जो कच्चे तेल की कीमतों के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ पर गौर करें, मैंने ये नहीं कहा कि ये कच्चे तेल की कीमतें निर्धारित करता है, मैंने कहा है कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो भूमिका कैसे होती है उसको भी अभी समझेंगे। सबसे पहले हम ओपेक के बारे में जान लेते हैं कि ओपेक क्या है। ये ओपेक का पुराना मैप है, यानी उन देशों का मैप जो ओपेक के सदस्य थे। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी बगदाद में, और जब इसकी स्थापना हुई थी तो 5 संस्थापक सदस्य थे। कौन कौन से? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत और लास्ट में वेनेजुएला। वेनेजुएला जो आके आप जानते हैं ये साउथ अमेरिका में है, और बाकी जो चारों कंट्री हैं ये मध्य एशिया। तो 5 सदस्यों के द्वारा ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में की गई। 1961 में 1961 में इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में बनाया गया, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में बनाया गया। लेकिन कुछ ही समय बाद 1965 में इसे शिफ्ट कर दिया गया और आज की डेट में इसका हेड ऑफिस कहें तो वियना ऑस्ट्रिया में है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद ओपेक सदस्य एक मीटिंग करते हैं। बेसिकली क्यों बनाया गया ओपेक, उस पर बात करते हैं। ये तो थी तथ्यात्मक बातें। ये अभी मैंने जो मैप दिखाया आपको, ये इसका पुराना मैप है। अभी हम नया मैप भी देखेंगे और पुराना मैप मैंने क्यों दिखाया उसका भी कारण जान लेंगे। ओपेक सदस्य जब अपनी मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में इनका मेन उद्देश्य होता है कि कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाई जाए या घटाई जाए, क्योंकि ये मेनली आपूर्तिकर्ता देश हैं। इन देशों में डिमांड आपूर्ति की तुलना में बहुत कम है, यानी ये उतना प्रयोग नहीं करते हैं जितना ये सप्लाई करते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि कब कच्चे तेल की आपूर्ति में कितना परिवर्तन किया जाए। और ये बेसिक सा सिद्धांत आप जानते हैं कि यदि आपूर्ति परिवर्तित करेंगे, सप्लाई को चेंज करेंगे, तो नो डाउट कच्चे तेल की कीमतों में एक व्यापक परिवर्तन आ सकता है। इन सभी सदस्यों में अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया जो है वो इसको लीड करता है। लीड करने का मतलब है चूँकि वो सर्वाधिक उत्पादक देश है इन ओपेक देशों में, और दूसरे शब्दों में बात करें तो सऊदी अरेबिया के पास भंडार बहुत अधिक है कच्चे तेल का, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा पावरफुल है। ये मैंने पुराना मैप क्यों दिखाया और नए मैप में क्या अंतर है, तो एक बार आप देखें कि पुराने मैप में यहाँ पर कंट्री का नाम लिखा इक्वाडोर और एक दूसरा कंट्री है कतर। वर्तमान स्थिति में कतर और इक्वाडोर दोनों ने ओपेक की सदस्यता हाल ही में छोड़ी है, और इसीलिए मैंने आपको पुराना मैप दिखाया कि आप ये ना जानें कि ओपेक संगठन में 15 सदस्य नहीं है, अब इसमें 2 सदस्य हट गए और वर्तमान में इसमें सदस्यों की संख्या 13 रह गई है। और वो 13 सदस्य कौन से हैं तो उनको भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये हैं वो 13 सदस्य।
अगर आप मैप से भी देख सकते हैं कि मेनली साउथ अमेरिका में देखा जाए तो एक ही कंट्री है वेनेजुएला जो कि ओपेक का सदस्य है, बाकी अफ्रीका और मध्य एशिया के कुछ देश ये ओपेक के सदस्य हैं। आपको ये नाम पढ़ने में नहीं आ रहे होंगे तो हम इस लिस्ट से इन नामों को पढ़ सकते हैं। ये हैं वो देश जो कि ओपेक के सदस्य हैं। अगर अर्थशास्त्र की भाषा में कहा जाए तो ओपेक एक प्रकार का कार्टेल है। कार्टेल, आप लोगों ने यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हो तो उसमें आता है एक शब्द ओलिगोपोली। जब हम कंपटीशन मार्केट पढ़ते हैं तो ओलिगोपोली या हिंदी में अल्पाधिकार पढ़ना होता है, और ये ओलिगोपोली का ही एक प्रकार होता है कार्टेल। कार्टेल को हिंदी में भी अगर लिखेंगे तो इसी प्रकार से कार्टेल ही लिखा जाना चाहिए, सामान्यतः यही शब्द यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी इसकी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कार्टेल एक ऐसा समूह है जो किसी वस्तु विशेष की कीमतों का निर्धारण करने के लिए आपसी सहमति के आधार पर काम करता है, और कीमतों का निर्धारण करने के लिए वो उस वस्तु की सप्लाई पर मेन फोकस करते हैं। तो कार्टेल एक कहें कि एक ग्रुप है जो वस्तु की सप्लाई कम या ज़्यादा करने के लिए बनाया गया, और उस सप्लाई को कम या ज़्यादा करके उस वस्तु की कीमतों को प्रभावित करने का प्रयास वो करता है। तो टेक्निकली भाषा में इसे कार्टेल कहते हैं। कार्टेल का नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जिसमें वर्तमान में 13 सदस्य हैं। कतर और इक्वाडोर ने हाल ही में सदस्यता छोड़ दी है। ये 13 सदस्य हमने मैप के माध्यम से भी देख लिए। अब बात करते हैं ओपेक के अलावा एक और ग्रुप है जिसका नाम है ओपेक प्लस। ओपेक अलग है, ओपेक प्लस अलग है। इस ओपेक प्लस को कभी कभी नॉन ओपेक कंट्रीज़ भी कह देते हैं, यानी वे सदस्य जो कच्चे तेल का उत्पादन तो करते हैं लेकिन उन्होंने ओपेक की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। और इसमें 10 देश हैं, ये नाम आपके सामने लिखे हुए हैं: अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। सूडान और साउथ सूडान सेपरेट हुए थे इसलिए 10 सदस्य हो गए। और इन 10 में से सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य जिसका नाम है रशिया, ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है कच्चे तेल की सप्लाई और डिमांड को प्रभावित करने में, खासकर सप्लाई को। तो ओपेक प्लस में यहाँ पर रशिया एक बड़ी भूमिका निभाएगा। और ओपेक देशों की बात करें तो सऊदी अरेबिया की एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अब वो कैसे भूमिका रहती है उसको भी हम बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से हम लोग ये जान गए हैं कि ओपेक और ओपेक प्लस में अंतर क्या हुआ। ये ओपेक प्लस को हम एक कार्टेल नहीं कहेंगे क्योंकि ये उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता है, लेकिन ओपेक एक पूर्णतया 1960 से कहें कि पुराना संगठन है और एक फॉर्मली काम कर रहा है, औपचारिक तरीके से काम कर रहा है, इसलिए हम इसको कार्टेल की संज्ञा दे देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, अपने टॉपिक की लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर कच्चे तेल की कीमतों का निर्धारण होता कैसे है। जो आपकी मेन जिज्ञासा रही है कि कच्चे तेल की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है, किन कारकों के कारण कच्चे तेल की कीमतें प्रभावित होती है, तो एक बार देखते हैं उसको। देखिए, कच्चे तेल की कीमतों के निर्धारण में कई प्रकार के कारकों की भूमिका है। मैं अभी ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वर्तमान में कीमतें क्यों अचानक से गिरी, उसको हम बाद में बात करेंगे। पहले एक सामान्य स्थिति से जान लेते हैं कि सामान्य दशा में कच्चे तेल की कीमतें यदि प्रभावित होती हैं, प्रभावित का मतलब बढ़ भी सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, तो कौन से कारणों के कारण ऐसा होता है उसको एक बार देखते हैं। अगर हम सामान्य स्थितियों में बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों के निर्धारण में मुख्यतः 5-6 कारकों की भूमिका हो सकती है, जिनमें से पहला बेसिक कारक है जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। और अगर हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई को हम बोल सकते हैं कि ये बाजार शक्तियाँ हैं, मार्केट फोर्सेस, बाजार शक्तियाँ। और इन्हीं बाजार शक्तियों को एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथ की संज्ञा दी है। वर्तमान में जो आर्थिक समीक्षा 2019-20 है उसमें इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो आप वहाँ से भी ज़रूर पढ़ें। ये बाजार शक्तियाँ या डिमांड एंड सप्लाई ये कच्चे तेल की कीमतों को कैसे प्रभावित करती हैं। तो सामान्य सा इसका एक आंसर आप जान ही रहे हैं कि यदि बाज़ार में कच्चे तेल की डिमांड बढ़ जाए, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड और सप्लाई में गैप क्रिएट हो जाएगा, तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। इसी प्रकार यदि बाज़ार में सप्लाई में कमी आ जाए किसी कारण से, तो भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और यदि इनका उल्टा होता है, यानी डिमांड कम हो जाए या सप्लाई बढ़ जाए, तो कच्चे तेल की कीमतें घट जाएंगी।
अर्थात एक बेसिक सा कारण हमें समझ में आ रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने या घटने का मेन कारण डिमांड और सप्लाई में परिवर्तन होना है। लेकिन क्वेश्चन बनता है, डिमांड और सप्लाई में परिवर्तन होता है क्यों? क्यों डिमांड बढ़ती घटती रहती है? तो उसको ज़रा समझ लेते हैं। डिमांड और सप्लाई में परिवर्तन होने का कारण, हम इसको डिमांड में कमी की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में है भी। डिमांड में कमी कब होगी? जब किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाए, आर्थिक समृद्धि दर अगर घटने लगे। और कौन से देश की? वो देश जो कि कच्चे तेल का बहुत अधिक उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, जैसे भारत। अगर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की या विकासशील देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ घटेगी तो उसका प्रभाव कच्चे तेल की डिमांड पर पड़ेगा। और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ घटने का कारण क्या हो सकता है कि उन देशों में इंडस्ट्री पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए या बंद रहे, या उत्पादन वहाँ ना हो, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ भी उत्पादन ना हो पाए। अगर दोनों क्षेत्र उत्पादन बहुत कम हो जाए दोनों क्षेत्रों में, तो परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाएगी, और ग्रोथ घटने का कारण उस देश में कच्चे तेल की डिमांड कम हो जाएगी। और ये केवल एक देश की बात नहीं कर रहे, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। यदि अधिकांश उपभोक्ता देशों में कच्चे तेल के अधिकांश कच्चे तेल के उपभोक्ता देशों में डिमांड घट जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ घट जाए, तो उसका प्रभाव कच्चे तेल की डिमांड पर पड़ता है। जैसे आप देखेंगे, जब वर्ष 2008 में आर्थिक मंदी आई, 2007-8 में जब आर्थिक मंदी आई, तो उसका परिणाम ये निकला कि उन देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ घटने लगी। ग्रोथ घटने का परिणाम कच्चे तेल की डिमांड कम हो गई, और हमने देखा कि लगभग $145 पर बैरल के हिसाब से बिकने वाला कच्चा तेल $40 पर बैरल तक उसका प्राइस नीचे गिर गया था। तो प्राइस घटने का मेन कारण रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी, स्पेशली विकासशील और उभरती हुई देशों की अर्थव्यवस्था। अब दूसरे कारण पे बात करते हैं कि यदि किसी भी कारण से सप्लाई बढ़ जाए, यदि कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ जाए, तो भी तो कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। और आपूर्ति कैसे बढ़ सकती है? पहला आपूर्ति बढ़ने का कारण हो सकता है कि अमेरिका शैल ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दे। दूसरा कारण हो सकता है कि सऊदी अरेबिया, इसके द्वारा कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा दिया जाए। या तीसरा हो सकता है प्राइस वॉर के कारण कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा दी जाए, रशिया और सऊदी अरेबिया। उसको हम समझेंगे, यहाँ पे वो कारक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस उत्पादन बढ़ने के अलावा ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं नए स्थान पर संसाधन प्राप्त हो जाए, किसी नए स्थान पर कच्चे तेल की खोज हो जाए, कोई नई तकनीक मिल जाए जिसके माध्यम से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है। तो विभिन्न कारण हो सकते हैं जिनके माध्यम से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ सकती है। अब इसी चीज़ को, जो अभी मैंने आपको समझाया है कि डिमांड क्यों कम हो रही है या सप्लाई घट रही है और वो कीमतों को प्रभावित कर रही है, इसको हम एक ग्राफ से समझ लेते हैं, जो कि ज़्यादा आसान रहेगा और सही भी रहेगा। ग्राफ के माध्यम से समझें तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई की थ्योरी पढ़नी होती है, और उसी के अंतर्गत ये आता है कि डिमांड कैसे कम हो रही है और सप्लाई कैसे बढ़ रही है। तो एक ग्राफ से देखते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा इस ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किसी वस्तु का प्राइस पहले P1 था, और जब प्राइस P1 था तो क्वांटिटी Q1 की डिमांड थी और Q1 क्वांटिटी की ही सप्लाई हो रही थी। ये सप्लाई को शो कर रहा है ये वाला ग्राफ, और ये जो लाइन है ये डिमांड को शो कर रही है। अर्थात P1 एक ऐसा प्राइस था जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर थी, डिमांड D1, सप्लाई S1। कुछ समय बाद देखा कि किसी कारण से डिमांड घट जाती है। ये जो एरो दिखा रहा है आपको, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम क्यों हुई? अभी हमने बात करी कि ग्रोथ घट गई होगी। जैसे ही डिमांड घटी तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम हिल गया। दूसरे शब्दों में बात करें, अब सप्लाई तो ज़्यादा रह गई लेकिन डिमांड घट गई, और रिजल्ट मिला सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो चुकी है। सप्लाई नहीं बढ़ी है, डिमांड में कमी आई है। और सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड हो तो उस स्थिति में उस वस्तु की कीमतें कम हो गई। पहले प्राइस P1 था, अब वो प्राइस घट करके P2 हो गया। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि डिमांड में जब कमी आती है, डिक्रीज इन डिमांड, उस समय कीमतें घट जाती हैं। और इसी प्रकार हम दूसरे एंगल में भी देखें, सप्लाई के दृष्टिकोण से, प्राइस जब P1 है उस समय क्वांटिटी Q1 क्वांटिटी की ही सप्लाई है और Q1 क्वांटिटी की ही डिमांड है। अर्थात ये वो पॉइंट था जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर थी।
किसी कारण से अर्थव्यवस्था में सप्लाई बढ़ गई, पूरे विश्व में सप्लाई बढ़ गई, अगर हम कच्चे तेल के संदर्भ में बात करें तो वो कारण कुछ भी हो, चाहे फिर वो अमेरिका द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो या सऊदी अरेबिया के द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो, यदि सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कांस्टेंट है लेकिन सप्लाई में वृद्धि हो गई, तो परिणाम क्या निकला? फिर दोबारा वही रिजल्ट आया कि सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। डिमांड कांस्टेंट थी, सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड सप्लाई दोनों बराबर थी, अचानक से सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो जाएगा और उसका परिणाम फिर से पहले प्राइस P1 था, अब वो घट करके प्राइस P2 हो गया। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये डिमांड और सप्लाई की थ्योरी, इसी आधार पर कच्चे तेल की कीमतें परिवर्तित होती हैं। ये पहला कारक है जिसके आधार पर कच्चे तेल की कीमतें प्रभावित होती है। हम बात करते हैं अगले कारक की तरफ। अगला कारक हो सकता है अनएक्सपेक्टेड शॉक। देखते हैं ये क्या चीज़ है। अनएक्सपेक्टेड शॉक यानी कोई ऐसी घटना जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, और यदि कोई ऐसी घटना हो जाए तो वो भी कच्चे तेल की कीमतों को व्यापक रूप से प्रभावित करती हैं। जी हाँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं कोविड-19 के बारे में बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन उसके अलावा एक और अनएक्सपेक्टेड शॉक देखा गया है, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। यदि कोई अचानक से ऐसी घटना हो तो वो कच्चे तेल की कीमत को प्रभावित करती है। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे 2005 में एक हरिकेन कैटरीना नाम का साइक्लोन अमेरिका में आया था। नाम आपने सुना होगा, हरिकेन कैटरीना। हरिकेन कैटरीना नाम का साइक्लोन जो कि अमेरिका में आया। यहाँ पे हम कैटरीना कैफ एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, ये एक साइक्लोन है। तो इस साइक्लोन के कारण अमेरिका में जहाँ उत्पादन होता था, जो कि शेल ऑयल का प्रोडक्शन कर रहा था, वहाँ पर अचानक से सप्लाई घट जाती है, क्योंकि साइक्लोन के कारण प्रोडक्शन कम करना पड़ गया, कम प्रोडक्शन घटा दिया गया। और यदि सप्लाई घटेगी तो उसका परिणाम निश्चित रूप से कीमतों में वृद्धि हो गई। तो उस समय इस साइक्लोन की वजह से कीमतें बढ़ गई, और ये साइक्लोन एक अनएक्सपेक्टेड शॉक था, एक ऐसी घटना जिसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, तो उसकी वजह से कीमत बढ़ गई। लेकिन चूंकि आपके दिमाग में अभी कोविड-19 के बारे में आ रहा है, ये कोविड-19 डिजीज़, इसके कारण क्या हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ घट गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अभी आप देख सकते हैं कि विश्व भर में लॉकडाउन है, और लॉकडाउन होने की वजह से इंडस्ट्री प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, किसी भी क्षेत्र में प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा, 90% प्रोडक्शन बंद है। उस प्रोडक्शन बंद होने का रिजल्ट कि इकोनॉमिक ग्रोथ घट गई है, और यदि ग्रोथ ही नहीं होगी तो कच्चे तेल की डिमांड नहीं रहेगी, और कच्चे तेल की डिमांड में कमी प्राइस को घटा देती है, प्राइस कम हो जाएगा। अब हम इनको कंपेयर करके देखते हैं। एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड शॉक है जिसकी वजह से कीमतें घट गई, और एक जो हमने अभी जाना था, एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड शॉक जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई थी। तो ध्यान रखें, यहाँ पर आपको याद नहीं रखना है कि अनएक्सपेक्टेड शॉक से कीमत बढ़ती है या घटती है। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि वो घटना किस क्षेत्र में घटित हो रही है, क्या वो डिमांड को प्रभावित कर रही है या सप्लाई को। यानी बेसिक प्रिंसिपल तो डिमांड सप्लाई है, परंतु वो डिमांड सप्लाई प्रभावित होने के कई कारक हो सकते हैं, जिनमें से एक कारक ये अनएक्सपेक्टेड शॉक। कभी ये कीमत को बढ़ा भी देता है, और कभी ये कोविड-19 की तरह कीमत को घटा भी देता है। तो वर्तमान में जो कच्चे तेल की कीमतें घट रही है, उन कारणों को अभी हम जानेंगे, लेकिन उसमें एक कारण ये कोविड-19 भी रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या कच्चे तेल की कीमतों के केवल दो ही कारक हैं, डिमांड एंड सप्लाई और अनएक्सपेक्टेड शॉक, या कुछ और भी। तो करीब हम 4 और कारकों के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं तीसरा कारक जो कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करता है, और वो है डॉलर का मूवमेंट। डॉलर कैसे चल रहा है, यूएस डॉलर। यदि अमेरिकी डॉलर की कीमतें बढ़ती या घटती हैं तो वो भी कच्चे तेल की कीमत को प्रभावित करती हैं। कैसे प्रभावित करती हैं तो उसे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है। यदि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें कि $1 पहले 70 रुपये का था, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, और अभी $1 मैं मान लेता हूं कि 75 रुपये का हो गया। यानी रुपए की वैल्यू डेप्रीशिएट हो गई है और डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हुई। इसका मतलब है कि $1 को खरीदने के लिए जहां हम 70 रुपये भुगतान कर रहे थे, अब हमें 5 रुपये ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। इस प्रकार अगर आप देखोगे तो कच्चे तेल का आयात करने वाली कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी,
और जो इंडस्ट्री कच्चा तेल पेट्रोल डीजल के रूप में प्रयोग कर रही है या किसी कैरोसिन के रूप में प्रयोग कर रही है, उसकी भी लागत बढ़ जाएगी। इसीलिए संभावना है कि डॉलर की वैल्यू बढ़ी, जैसी डॉलर की वैल्यू बढ़ती है अर्थात आयात का बिल बढ़ गया, और आयात बिल बढ़ने की वजह से हो सकता है कि कच्चे तेल की डिमांड घट जाए, क्योंकि जो इंडस्ट्री पहले 70 रुपये भुगतान करने के लिए तैयार थी, ये आवश्यक नहीं कि प्रत्येक कंपनी 75 रुपये भुगतान करने के लिए तैयार हो। उसको लगता हो कि हम पहले की तुलना में कुछ कम खरीद लेंगे, परंतु ज़्यादा भुगतान नहीं करना चाहते, तो कच्चे तेल की डिमांड घट जाएगी, और डिमांड घटने का परिणाम आप जानते ही हैं कि कच्चे तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। तो डॉलर की वैल्यू में जब वृद्धि हुई या अप्रिशिएट हुआ जब डॉलर, तो उसका परिणाम कच्चे तेल की कीमतें घट गई। और उसका उल्टा भी संभव है, यदि डॉलर डेप्रिशिएट हो जाए तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ भी सकती हैं, डॉलर अगर डेप्रिशिएट हो जाए तो। लेकिन सामान्य स्थितियों में जो हम देखते हैं, भारतीय मुद्रा के संदर्भ में डॉलर की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही थी, रुपए का जो मूल्य ह्रास हो रहा था, उसका परिणाम ये निकलता है कि कच्चे तेल की कीमतें घट जाएंगी। तो यानी डॉलर की वैल्यू बढ़ना, वो जब आयात बिल को बढ़ा रहा है तो डिमांड घट जाती है और उसकी वजह से कीमतें प्रभावित हो रही हैं। तो हम एक और कारक के बारे में जान गए कि मूवमेंट ऑफ डॉलर या डॉलर की चाल, वो भी कच्चे तेल की कीमतों को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कारक की तरफ, और नेक्स्ट कारक है स्पेकुलेशन या सट्टा व्यापार। सट्टा व्यापार या स्पेकुलेशन, ये भी कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करता है। अब आप कहेंगे सर इसमें सट्टा कैसे लगता है? देखिए, एक तो आप अपने दिमाग से वो विचार निकाल दीजिए कि सट्टे का मतलब हमने वही सुना है कि कल सुबह 2 नंबर खुलेगा, 5 नंबर खुलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो गली मोहल्लों में सट्टा लगता होगा, यहाँ कुछ अलग है, तो उसको हम समझेंगे ज़रा। इसको समझने के लिए हमें दूसरा एक टॉपिक समझना पड़ेगा साथ साथ, कि कच्चे तेल का व्यापार कैसे होता है। तो कच्चे तेल का व्यापार 2 बाज़ार में हो रहा है। एक को हम बोलते हैं स्पॉट मार्केट, या नाम है इसका हिंदी में हाजिर बाज़ार, और दूसरे को बोलते हैं फ्यूचर मार्केट। जो शब्द हमने इस टॉपिक के शुरू में डिस्कस किया था, नाम आया था केवल, अब हम उसको समझ लेंगे। फ्यूचर मार्केट, हाजिर बाज़ार या स्पॉट मार्केट का मतलब है कि उस वस्तु की खरीद बिक्री वर्तमान जो मूल्य चल रहे होंगे उस मूल्य पर होगी, और वर्तमान प्रयोग के लिए ही उस वस्तु को खरीदा बेचा जा रहा है, वो तो है स्पॉट मार्केट। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्यूचर मार्केट की, जिसे हिंदी में नाम बोलते हैं वायदा बाजार, ये वायदा बाजार का तात्पर्य है कि वस्तु की खरीद बिक्री तो वर्तमान मूल्य पर होगी, लेकिन वस्तु की डिलीवरी किसी पर्टिकुलर तिथि को ली जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मान लेते हैं आज कच्चे तेल की कीमत चल रही है $20 पर बैरल, तो आज की डेट पर व्यापार हो जाएगा, लेकिन एक तिथि पहले से निर्धारित कर दी। मैं मान लेता हूँ कि ये तिथि है सपोज 21 मई, तो 21 मई की तिथि को ऑयल की डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन वो आज के मूल्य पर होगी। यानी फ्यूचर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान के मूल्यों पर व्यापार किया जा रहा है। इस मार्केट को वायदा बाजार या फ्यूचर मार्केट कहते हैं। और कच्चे तेल का जो व्यापार होता है वो मेनली आप देखेंगे तो फ्यूचर मार्केट में ही होता है। अब फ्यूचर मार्केट में व्यापार के फ़ायदे क्या हैं, क्या उद्देश्य हैं इसके? तो मेनली 2 उद्देश्य होते हैं। उसमें से एक तो है सट्टा व्यापार, यानी कुछ लोग कच्चा तेल खरीद लेते हैं फ्यूचर मार्केट से। कच्चा तेल खरीद लिया उन्होंने ऑनलाइन, ये सब ऑनलाइन ट्रेडिंग है, बिल्कुल शेयर मार्केट के एक्सचेंज ट्रेडिंग की तरह है, जो आपने सुना होगा स्टॉक ट्रेडिंग होती है, उसी की तरह काम करता है। तो उन्होंने कच्चा तेल खरीद लिया, लेकिन उनको आवश्यकता नहीं थी इसको, उन्होंने किसी पेट्रोल डीजल या किसी और रूप में इसे कन्वर्ट नहीं करना है, ना ही उनकी कोई ऑयल रिफाइनरी है, ना ही वो कोई इंडस्ट्री चलाते हैं। केवल लाभ कमाने के उद्देश्य से उन्होंने कच्चा तेल खरीद के रख लिया। आज खरीदा मान लो $20 पर बैरल पर, और भविष्य की किसी तिथि पर बात कर ली कि हम इसको बेच देंगे, और उस तिथि पर बेच दिया। तो जो अंतर है उससे वो लाभ कमा लेते हैं। यानी सट्टा व्यापार लाभ कमाने के उद्देश्य से, और ये व्यापार हो का रहा है फ्यूचर मार्केट में। फ्यूचर मार्केट का जो दूसरा उद्देश्य होता है वो है, उसे बोलते हैं हम नाम टेक्निकली हेजिंग। हेजिंग, हिंदी में भी इसे हेजिंग ही कहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वैसे अगर शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश करें तो जोखिम से बचाव बोला जाएगा। क्या होता है हेजिंग, इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि वर्तमान में ऑयल का प्राइस चल रहा है $20 पर बैरल। मेरी एक ऑयल कंपनी है,
मुझे लगता है कि भविष्य में ऑयल की कीमतें बढ़ सकती हैं, तो क्यों ना इसको आज ही खरीद के रख लिया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं उसको आज अपने पास स्टोर करके रखूं, क्योंकि स्टोर करने की भी लागत होती है। तो मैंने फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग करी, कच्चे तेल का ऑर्डर दे दिया, आज के रेट पर मुझे ऑयल मिलना चाहिए लेकिन भविष्य की किसी तिथि पर, और ऐसा करके जो भविष्य में कीमतें बढ़ सकती थी, मैंने स्वयं को उस कीमतों में वृद्धि से बचा लिया। तो भविष्य के उतार चढ़ाव से स्वयं को बचाने के लिए हेजिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, और ये कौन सी मार्केट में हो रहा है? फ्यूचर मार्केट में। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि फ्यूचर मार्केट के दो उद्देश्य, एक सट्टा व्यापार जिसमें लाभ कमाना मेन पर्पज़ है, और दूसरा हेजिंग जो भविष्य के उतार चढ़ाव से स्वयं को बचाने का प्रयास करता है, जोखिम से बचाने का प्रयास करता है, वो रिस्क को मिनिमाइज करने की एक प्रोसेस होती है। फ्यूचर मार्केट में ट्रेडिंग होती है। हम बात कर रहे थे कि कच्चे तेल की कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं, और उन कारकों को पढ़ने के क्रम में ये शब्द आया था सट्टा व्यापार। अब आप समझें कि यदि सट्टा व्यापार में कच्चे तेल की डिमांड ज़्यादा की जा रही हो तो कीमतें बढ़ जाएंगी, या सट्टा व्यापार में अधिकांश जो निवेशक हैं वो कच्चे तेल को बेच रहे हों तो सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो फिर कीमतें कम हो जाएंगी। यानी सट्टा व्यापार में जो निवेशक निवेश करते हैं फ्यूचर मार्केट में, उनके द्वारा उस कच्चे तेल को बेचना या खरीदना, अर्थात डिमांड और सप्लाई, वो भी कच्चे तेल की कीमतों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। और हम जो शुरू में बात कर रहे थे, आज का जो हमारा चर्चा का विषय था उसको देख लेते हैं एक बार, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि मैंने लिखा था फ्यूचर क्रैश। फ्यूचर क्रैश का मतलब है कच्चे तेल की जो वायदा बाजार में कीमतें वो घट गई थी। ये स्पॉट मार्केट में कीमत नहीं घटी है, ये फ्यूचर मार्केट में कीमत घटी है। और फ्यूचर मार्केट में कीमत क्यों घटी थी कि जो डिलीवरी डेट थी, ये 20 अप्रैल को कीमतें कम हुई थी और डिलीवरी डेट 21 अप्रैल थी। तो कोई भी कंपनी, या कहें कि अधिकांश कंपनियां कच्चा तेल लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, हम बेचना चाह रहे हैं चाहे किस भी कीमत पर बिके। और सभी अगर बेचना चाह रहे हैं, दूसरे शब्दों में बात करें कि सप्लाई बढ़ गई, जैसे ही सप्लाई बढ़ी कीमत घटते घटते वो -$37 पर बैरल तक पहुंच गई। तो जो WTI, हम WTI वर्ड समझ चुके हैं, ये WTI क्रूड ऑयल की कीमतें घटी थी, ब्रेंट क्रूड ऑयल की नहीं। ये बात ध्यान रखें आप लोग। WTI क्रूड ऑयल की कीमतें कौन से मार्केट में? फ्यूचर मार्केट में कीमतें घटी और नेगेटिव आ गई। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये फ्यूचर लिखा था उसका मतलब क्या है। ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा था मई कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात मई की डेट, डिलीवरी डेट, उस डिलीवरी डेट के हिसाब से ये घट गया था जिस डेट को डिलीवरी होनी थी। अब मई का जो रेट है भविष्य में वो बढ़ जाएगा। मई में जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो जून के लिए होंगे, अप्रैल में जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो मई के लिए होंगे। इस हिसाब से चलता है, क्योंकि हम भविष्य की किसी तिथि पर व्यापार करने के लिए वो खरीद रहे हैं। अब हम नेक्स्ट कारक की बात करते हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का और कौन सा कारक है। तो एक और कारक हो सकता है, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, या दूसरे शब्दों में बात करें कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोत, यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या कहें कि जो अधिक ऊर्जा का प्रयोग करने वाले देश हैं, उपभोक्ता देश, यदि उन देशों में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग बढ़ जाए या उनके संबंधित तकनीक उनके पास आ जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि कच्चे तेल की डिमांड कम हो जाएगी। ऑयल की डिमांड कम होने का कारण क्या हुआ? क्योंकि उनको ऊर्जा, उन देशों को दूसरे स्रोतों से मिल पा रही है, उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है, या उनके वहाँ उन्होंने प्रयोग को बढ़ावा दे दिया है, गैर परंपरागत स्रोत के प्रयोग को। परिणाम निकलेगा कि ऑयल की डिमांड कम, और जैसे जैसे ऑयल की डिमांड कम होगी तो फिर उसका प्राइस घटने लग जाएगा। सामान्य स्थितियों में ये आप कहेंगे कि ये एक दीर्घकालिक कारक है, क्योंकि तुरंत प्रभाव नहीं दिखाता। गैर परंपरागत स्रोतों की खोज करना, उनकी तकनीक प्राप्त करना, फिर उसके प्रयोग को बढ़ावा देना, ये एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन दीर्घकाल में ये कच्चे तेल की कीमतों को जरूर प्रभावित करता है, ये अल्पकाल में ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है। अब हम बात करते हैं सबसे मेन कारक की जो कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करता है, और उसका नाम है जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कारक है। देखिए, सामान्य तौर पर तो आप समझ गए होंगे कि कच्चे तेल की कीमतें मांग और आपूर्ति के कारण प्रभावित हो रही हैं।
बाजार शक्तियों के कारण। लेकिन ये बाजार शक्तियों को प्रभावित कौन करता है, तो उस संदर्भ में हम देखेंगे कि जियोपॉलिटिक्स की वहाँ भूमिका आती है। तो ये जियोपॉलिटिक्स क्या चीज़ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चा तेल एक स्ट्रेटजिक कमोडिटी या कहें कि रणनीतिक वस्तु के रूप में प्रयोग होता है। बहुत सामान्य सी बात है, प्रत्येक देश को संसाधन चाहिए, संसाधन में ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत, परंपरागत स्रोत कच्चा तेल। तो जहाँ भी कहीं कच्चा तेल मिलता है या जहाँ भी कहीं कच्चे तेल की खोज होती है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस संसाधन को प्राप्त करने की एक होड़ मच जाती है, एक कंपटीशन सा शुरू हो जाता है और उसी कंपटीशन के संदर्भ में कच्चे तेल की कीमतें प्रभावित होने लगती हैं। जैसे आप देखेंगे आए दिन आपको अखबारों में सुनता रहता है आप लोग कि मध्य एशिया में कुछ ना कुछ तनावपूर्ण स्थिति चल रही है। अगर मिडिल ईस्ट में किसी भी प्रकार का तनाव होगा तो वो तनाव कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रभावित करेगा, डिमांड को नहीं, आपूर्ति को। क्यों? क्योंकि मध्य एशिया ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कच्चे तेल की आपूर्ति बहुत ज़्यादा होती है। ओपेक देशों में से कुछ देश यहाँ पर हैं। तो अगर मध्य एशिया में तनाव रहता है तो आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी और ये बात निश्चित है कि यदि आपूर्ति किसी कारण से घट जाती है तो फिर कीमतें बढ़ जाएंगी। इसी प्रकार आपने देखा कि यदि अमेरिका द्वारा इराक पर हमला किया गया, अमेरिका द्वारा जब हमला हुआ इराक पर तो उसका परिणाम वहाँ पर आपूर्ति घट गई, वहाँ जो कच्चा तेल प्राप्त किया जा रहा होगा कुओं से वो घट गया उसकी मात्रा, और अगर सप्लाई घटती है तो फिर से कीमतें बढ़ सकती हैं। इसी क्रम में अगर हम और देखें, आगे बात करें तो यदि अमेरिका अन्य देशों को कच्चे तेल की कीमतों को लेकर प्रभावित करे, जैसे एक संदर्भ समझते हैं आप लोग, ध्यान देना इस पर कि सऊदी अरब द्वारा जो कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है इसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है या कहें कि भंडार बहुत ज़्यादा है कच्चे तेल के। अमेरिका द्वारा सऊदी अरेबिया को ये दबाव डालकर कहा जाता है कि आप कच्चे तेल की आपूर्ति को हमारे अनुसार परिवर्तित करें। यानी जब अमेरिका को लगता है कि आपूर्ति बढ़वानी है तो सऊदी अरेबिया पर दबाव डाल करके आपूर्ति बढ़वा लेता है और सऊदी अरब को ये बात माननी भी पड़ती है। क्यों? उसका एक बड़ा कारण है तकनीक। उसे अमेरिका से आधुनिक तकनीक प्राप्त होती है, उसे अमेरिका से मध्य एशिया में सपोर्ट प्राप्त होती है, स्ट्रेटजिक सपोर्ट मिल जाती है। तो अमेरिका के दबाव के कारण यदि सऊदी अरेबिया द्वारा सप्लाई को परिवर्तित किया जाए, जैसी सप्लाई चेंज होगी तो फिर से कीमतें प्रभावित होने लग जाती हैं। तो मैं जो आपसे बेसिक लाइन कह रहा था कि कच्चे तेल की कीमतें प्रभावित तो डिमांड और सप्लाई के कारण ही होती हैं, लेकिन वो डिमांड और सप्लाई को परिवर्तित करने में जियोपॉलिटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे अभी हाल ही में जब कीमतें घटी उस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, साथ साथ इसको समझने के साथ ही अब हम ये भी जान लेते हैं कि हाल ही में कीमतें घटी क्यों। देखिए, अगर ओवरऑल समग्र रूप से बात की जाए तो कच्चे तेल की कीमतें घटने का कारण जो जियोपॉलिटिक्स हम बात कर रहे थे, ये एक सुप्रीमेसी की लड़ाई है, एक बादशाहत की जंग है। हर उत्पादक देश ये चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई सबसे ज़्यादा वही करे, क्योंकि उनकी पूरी इकोनॉमी उस पर डिपेंड है। और यदि वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो उस संदर्भ में उसे की सप्लाई बढ़ानी पड़ती है और फिर प्राइस परिवर्तित होने लग जाता है। तो सुप्रीमेसी की ये लड़ाई चल रही है जिसे हम जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में समझ रहे हैं। वर्तमान में जो कीमतें अचानक से घट गई या नेगेटिव हो गई, तो अचानक कीमत घटने के कारण क्या थे? तो एक कारण जो आप सब लोग जानते हैं कि कोविड-19 के कारण डिमांड घट गई और डिमांड कम होगी तो कीमतें कम हो जाएंगी। दूसरा कारण, ये कारण मैं मान के चलूँ, अब आप सबको समझ आ गया कि कोविड-19 से कैसे डिमांड घटी। आपको नहीं लगता कि जब कीमतें कम हो तो कंपनियों को स्टॉक कर लेना चाहिए? बिल्कुल, कंपनियों ने ऑलरेडी उन्होंने स्टोरेज किया हुआ है और उन कंपनियों का कहना है कि हमारे पास 70% से ज़्यादा हमारा स्टोरेज फुल हो चुका है। पहले से ही स्टोरेज फुल है, अब स्टोरेज फुल क्यों है, प्रयोग क्यों नहीं हो रहा? तो उसका ऊपर कारण लिखा हुआ है। जब आर्थिक संवृद्धि दर ही बहुत घट चुकी है, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, इंडस्ट्री बंद है, तो डिमांड कम है। तो जो स्टोर में पड़ा था कच्चा तेल पहले से, वो आज भी उतना ही लगभग है, उसकी ज़्यादा खपत अभी हुई नहीं। तो कंपनियों के पास स्टोरेज पहले से फुल है। अब आप ऐसी दशा में बात करें कि यदि कंपनियों के पास स्टोरेज फुल होगा तो कंपनियां और कच्चा तेल खरीदने से मना कर देंगी। यानी जिन कंपनियों ने फ्यूचर मार्केट में ट्रेड किया हुआ था
कि हम 20-21 अप्रैल को डिलीवरी ले लेंगे कच्चे तेल की, उन्होंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ है उसकी खपत हो ही नहीं पा रही है। और इसका परिणाम कि जो फ्यूचर प्राइस हमने देखे वो नेगेटिव हो गए। इसी संदर्भ में बात करें, कंपनियां 70% से ज़्यादा स्टोरेज और नहीं रखना चाहती। उनको लगता है ऐसा करने से हमें दो समस्याएं होंगी। एक, स्टोर करने की भी आर्थिक लागत होती है, बहुत बड़े बड़े टैंकरों में कच्चे तेल को स्टोर किया जाएगा, उसकी भी लागत है। और लागत के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है रिस्क। ये बात आप सब जानते हैं कि तेल ज्वलनशील पदार्थ है और उस ज्वलनशील पदार्थ को स्टोर करना एक रिस्की कार्य हो सकता है। इस संदर्भ में कच्चे तेल से संबंधित जो कंपनियां हैं, जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो ज़्यादा ऑयल स्टोर नहीं करना चाहती हैं। उनका कहना है कि भविष्य का भी पता नहीं है, ये कोविड-19 की समस्या कब कम होगी इसके बारे में कोई अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, इसीलिए हम और ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहते। और अगर वो उससे ज़्यादा स्टॉक नहीं करेंगे तो फिर जो कच्चा तेल प्रोडक्शन हो चुका है उसका क्या किया जाए, तो उसको फिर कम दामों पर बेचना पड़ता है और वही कम दाम घटते घटते नेगेटिव हो गए। तो 3 कारण हम जान गए कि अभी हाल ही में जो कच्चे तेल की कीमतें नेगेटिव हुई वो क्यों हुई। लेकिन क्या केवल यही कारण है? नहीं, इसके पीछे जियोपॉलिटिक्स भी है, उसको भी समझ लेते हैं। सऊदी अरब और रशिया, एक ओपेक मेंबर है और दूसरा ओपेक प्लस। सऊदी अरब और रशिया के बीच में एक डील चल रही थी अब तक, और वो डील ये थी कि दोनों देश उत्पादन घटाएंगे तो साथ साथ घटाएंगे। सऊदी अरेबिया उत्पादन क्यों घटाना चाहता था? सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी, मेनली जो उनकी इनकम का सोर्स है वो कच्चा तेल है। अगर वो उत्पादन घटा दे, यानी सप्लाई को कम कर दे, तो सप्लाई कम होने से कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ जाएंगी और कीमतें बढ़ना यानी इसकी इनकम बढ़ना है। तो इन दोनों देशों में सहमति हुई थी कि हम अपनी अपनी आपसी सहमति के आधार पर सप्लाई को कम ज़्यादा करते रहेंगे और सामान्य तौर पर सप्लाई को कम करके कीमतों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में रशिया ने उस डील को मानने से इनकार कर दिया, या दूसरे शब्दों में बोले तो रशिया ने वो डील कैंसिल कर दी। और रशिया कहता है कि अब हम सप्लाई बढ़ाएंगे। रशिया ने यहाँ पर सप्लाई को बढ़ा दिया। रशिया सप्लाई क्यों बढ़ाना चाह रहा है? वो चाहता है कि ये मौका है ऑयल मार्केट पर कब्जा करने का, उसको अपनी पकड़ में लाने का। जो अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता देश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको रशिया ऑयल सप्लाई कर पाए, इसलिए उसने अपनी सप्लाई बढ़ा दी, प्रोडक्शन बढ़ा दिया। अब यदि रशिया अगर ऑयल मार्केट को कैप्चर करेगा तो ये सऊदी अरेबिया को बिल्कुल हजम नहीं होने वाला, उसकी इनकम घट जाएगी भविष्य में। तुरंत सऊदी अरेबिया ने भी सोचा तो हम भी एक काम करते हैं, हम भी ऑयल की सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने भी ऑयल की सप्लाई बढ़ा दी। अब आप समझ पा रहे होंगे एक प्राइस वॉर चल रहा है, यानी एक ऐसा वॉर जिसमें ये मार्केट कैप्चर करना इंपॉर्टेंट है। कीमत घटती है तो घटे, क्योंकि दोनों देश अगर सप्लाई बढ़ाएंगे, दो बड़े उत्पादक देश, तो फिर कीमतें घटने लग जाएंगी। इन दोनों देशों ने जब सप्लाई बढ़ाई तो अमेरिका, जो कि शेल ऑयल का प्रोडक्शन करता है, अमेरिका ने देखा अगर ये दोनों देश ऑयल मार्केट पर कब्जा कर लेंगे तो ये हमारे लिए ठीक नहीं। तुरंत अमेरिका ने भी शेल ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दिया। और इन तीनों के द्वारा जो सप्लाई बढ़ाई गई उसका परिणाम ये निकला कि ऑलरेडी डिमांड बहुत घट चुकी है, सप्लाई तीनों देश बढ़ाते जा रहे हैं, 3 बड़े उत्पादक देश। परिणाम, कीमतें बहुत घट गई, कंपनियां ऑयल खरीदने को तैयार नहीं है, निवेशक उसे खरीदना नहीं चाहते हैं, और उसका परिणाम वो ऑयल की कीमतें नेगेटिव हो गई। -$37 तक ऑयल की कीमतें चली गई। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि मूल कारण तो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से डिमांड और सप्लाई है, लेकिन डिमांड और सप्लाई को प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिनमें आप कह सकते हैं गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग, जियोपॉलिटिक्स एक बड़ी भूमिका अदा करता है। इसको आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते समय भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कच्चा तेल एक ऐसी कमोडिटी है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता है, व्यापक रूप से प्रभावित करता है। और आप देखोगे कि विभिन्न देशों में कच्चे तेल को प्राप्त करने से संबंधित लड़ाई हो रही होती है, और मध्य एशिया में जो तनाव है उस तनाव का एक बड़ा कारण ये कमोडिटी होता है। तो मेरे ख्याल से हम लोग ये समझ गए हैं कि कच्चे तेल की कीमतें किन कारकों के कारण प्रभावित होती हैं, हाल ही में जो कीमतें घटी उसके बड़े कारण क्या क्या रहे। अब हम इन सभी बातों को पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समझने के लिए हमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो समझनी होंगी।
भारत में कच्चे तेल का प्रयोग, आप सब लोग जानते हैं कि भारत में कच्चा तेल एक ऊर्जा का परंपरागत स्रोत रहा है। और यदि भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का 80% से ज़्यादा आयात से हम इसकी पूर्ति करते हैं, यानी इंडिया एक बड़ा आयातक है कच्चे तेल का। और क्यों चाहिए ये आप सब लोग जान ही रहे हैं कि विनिर्माण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, या कहें कि औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करना, परिवहन साधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता है, और ये आवश्यकता हम आयात से ही पूरी कर रहे हैं। अब आपको अगर ये पूछना हो कि कच्चा तेल हम कौन से देशों से आयात करते हैं, तो हम लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्यों में जानेंगे ये बात कि कुछ तथ्य भारत कहाँ से आयात करता है। और इस संदर्भ में एक और बात, भारत कच्चा तेल आयात करता है, फिर हम उसे रिफाइनरी में रिफ़ाइन कर लेते हैं, और रिफ़ाइन करने के बाद भारत द्वारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात भी किया जाता है, और भारत के कुल निर्यात में इसकी एक मेजर भूमिका रहती है। यानी ये आयात तो हम ज़्यादा कर ही रहे हैं, इसका निर्यात भी करते हैं। भारत में 3 बड़ी कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, दूसरी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और तीसरी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 3 कंपनियां हैं जो कच्चे तेल का 90% जो बिज़नेस है वो इन्हीं के हाथों में, इन्हीं के द्वारा मेनली आयात किया जाता है, और उसके बाद फिर उसे रिफाइनरी में भेज करके रिफ़ाइन किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि इंडिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें निर्धारित कैसे होती हैं, फिर हम ये जानेंगे कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि या कमी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या होता है। पहले हम ये देख लेते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें किस प्रकार भारत में निर्धारित की जाती हैं। देखते हैं इसे। पेट्रोल डीजल की कीमतों के निर्धारण के लिए हमें इसकी प्रोसेस को समझना पड़ेगा। आप ध्यान दें इस पर कि सबसे पहले मान लेते हैं कि हमने इराक से कच्चा तेल इंपोर्ट किया। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो यानी शिपिंग के द्वारा इंपोर्ट होता है, तो यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी, पहली लागत जो कि शिपिंग कॉस्ट के नाम से हमें लागत पे करनी पड़ती है। इंपोर्ट करने के बाद जब इंपोर्ट हुआ तो ये पोर्ट पर कच्चा तेल पहुँच गया, बंदरगाह पर पहुँच गया, यहाँ पर कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं जिसका नाम है इंपोर्ट चार्जेस। इंपोर्ट चार्जेस में शिपिंग कॉस्ट नहीं है, शिपिंग कॉस्ट हम पहले से दे चुके हैं। एक तो इंपोर्ट चार्जेस में हमें कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है जो कि केंद्र सरकार के पास जाती है। दूसरा, इंपोर्ट चार्जेस में कंपनियों ने कच्चे तेल की शिपिंग का बीमा कराया हुआ होता है। आप जानते हैं कि कच्चा तेल उस देश से, आयातक देश से यहाँ तक आएगा, जब इराक से यानी निर्यातक देश से जब भारत तक आएगा तो संभावना है कि कोई दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए उस पूरे कंसाइनमेंट का बीमा करा लिया जाता है, कोई भी रिस्क ना रहे। और दूसरा, कच्चा तेल जब वहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये भी तो संभावना है कि जितना कच्चा तेल उसमें शिपिंग में लोड किया गया था उतना भारत में पहुँचे नहीं, कुछ रिसाव हो जाए, लीकेज हो जाए, या उसके उतार चढ़ाव में कुछ तेल फैल जाए, या और कोई कारण से हानि हो सकती है, तो उस हानि को या उस लॉस को भी यहाँ पर इंपोर्ट चार्जेस में काउंट कर लिया जाता है। तो कच्चा तेल जब यहाँ पोर्ट पे पहुँचा, इंपोर्ट चार्जेस लग गए, कस्टम ड्यूटी केंद्र सरकार ने लगा दी, शिपिंग कॉस्ट में अब कस्टम ड्यूटी जुड़ गई है। अब इसके बाद ये पहुँच जाता है रिफाइनरी के पास। ऑयल रिफाइनरीज उसे अपनी प्रभाजी आसवन की विधि से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन अलग अलग पदार्थों में अलग कर देते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो वो जो प्रोसेस है उसमें जो लागत लगी उसे नाम दिया हमने रिफाइनिंग कॉस्ट। रिफाइनिंग कॉस्ट के बाद अब इसे भेजा जाएगा डिपो पर, ऑयल डिपो, जहाँ से ये फिर उपभोक्ता को बेचा जाएगा। लेकिन रिफाइनरी से ऑयल डिपो तक लाने में कुछ भाड़ा लगेगा, जिसे हम नाम दे रहे हैं इनलैंड फ्रेट या अंतर्देशीय भाड़ा। उसके अलावा ऑयल कंपनी जिसकी मार्केटिंग करती हैं, किसी एक्टर, एक्ट्रेस या किसी क्रिकेटर के द्वारा उसकी एडवर्टाइजमेंट कराना, ये सब चलता रहता है, आपने सुना होगा, तो वो सब मार्केटिंग कॉस्ट का पार्ट है। मार्केटिंग कॉस्ट जोड़ दिया जाए, यानी शिपिंग कॉस्ट, इंपोर्ट चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, रिफाइनिंग कॉस्ट, इनलैंड फ्रेट और मार्केटिंग कॉस्ट, यहाँ तक सभी को जोड़ दिया। अब ये डिपो की लागत आ गई। डिपो को पेट्रोल डीजल किस भाव में मिला, अब डिपो उसको उपभोक्ता को बेचेगा। तो जैसे बिक्री का समय आता है तो केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी या केंद्रीय उत्पाद शुल्क यहाँ लगा देती है, और राज्य सरकारें स्टेट वैट, स्टेट गवर्नमेंट अपना वैट लगा देती है।
दो मेजर टैक्स यहाँ पर लगाए जाते हैं और प्लस डीलर को कुछ कमीशन निर्धारित किया गया कि वो कितने रुपए पर लीटर के हिसाब से कमीशन ले सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने योग्य है कि केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, जो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी लगी, वो स्पेसिफिक टैक्स के रूप में लगता है जो कि मात्रा के अनुसार लगाया जाता है। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट जो वैट लगा रही है वो एड वैलोरम होता है, यानी मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। अर्थात यहाँ पर लीटर के हिसाब से लगा दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी, और यहाँ परसेंटेज में होता है जो कि मूल्य का प्रतिशत के रूप में निकाला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। और तीसरा, डीलर का कमीशन आ गया। इन सब को जोड़ने के बाद उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमत अदा कर दी जाती है। और अगर हम देखेंगे तो करीब 40% के आसपास इस जो हम पेट्रोल खरीदते हैं या डीजल खरीद रहे हैं उसमें 40% टैक्स के रूप में सरकारों के पास जा रहा है, केंद्र और राज्य सरकारों के पास। तो भारत में टैक्स से सरकार को यहाँ पर बहुत ठीक ठाक रेवेन्यू मिल जाता है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिल जाता है, और वो आवश्यक है उनके लिए ताकि वो अपने संसाधनों की आवश्यकता को पूर्ति कर सके। एक आपके दिमाग में जिज्ञासा आ रही होगी, उसका आंसर भी शायद अब कुछ हद तक मिल चुका हो, परंतु मैं खुद एक बार बता देता हूँ। आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें घट गई और नेगेटिव हो गई, परंतु भारत में तो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? उसका एक बड़ा हिस्सा ही रहा, बड़ा कारण कि इंडिया में टैक्स ज़्यादा है, और टैक्स ज़्यादा होने की वजह से यदि कीमत घट भी जाती है तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार ने टैक्सेस में कोई परिवर्तन नहीं किया और उपभोक्ता को लगभग उतने ही मूल्य पर पेट्रोल डीजल प्राप्त हो रहा है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि सर, टैक्स अगर उतना भी रख लें तो शिपिंग कॉस्ट और इंपोर्ट करने की कॉस्ट ये तो कम हो गई होगी। ये भी नहीं घटी। उसका कारण क्या है? उस कारण को देख लेते हैं। कीमतें जो घटी हैं वो WTI क्रूड ऑयल की घटी फ्यूचर मार्केट में, और इंडिया द्वारा जो आयात किया जाता है कच्चा तेल, वो हम मेनली ब्रेंट मानक के आधार पर, यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल, इसको मानक मान के फिर आयात होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि ओपेक देश जब कच्चे तेल को बेचते हैं तो वो किस कीमत मानक का प्रयोग करते हैं? ब्रेंट ऑयल का। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में खास परिवर्तन नहीं हुआ है। WTI क्रूड ऑयल की कीमतें घटी थी। भारत अगर इसका प्रयोग कर रहा है तो कीमतें कोई खास कम नहीं हुई, टैक्सेस में कोई खास परिवर्तन हुआ नहीं, और अभी भी एक उपभोक्ता के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग उतनी ही हैं जितनी वो पहले अदा कर रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको ये कारण समझ आ गया होगा। हम लोग ये जान गए कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों का निर्धारण कैसे होता है। अब हम ये समझेंगे कि यदि इंडिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें घट रही हैं, बढ़ रही हैं, यानी कच्चे तेल की कीमतों के कारण, तो वो भारत को किस प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, उसको एक समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएं। कच्चे तेल की यदि कीमत बढ़ जाए तो उसका प्रभाव, तो मैं इसको दो हिस्सों में बता रहा हूँ। एक, कीमत में वृद्धि हो, और दूसरी तरफ कीमत में कमी हो। अगर कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि होगी तो पहला आंसर, भारत को जो आयात हो रहा है वो आयात का बिल बढ़ जाएगा। और जैसे आयात का बिल बढ़ता है तो आप लोगों को पढ़ा हुआ होगा आपने, ये CAD यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट, हिंदी में बात करें तो चालू खाते का घाटा, ये घाटा बढ़ गया क्योंकि आयात का बिल बढ़ा। चालू खाते का घाटा यदि बढ़ेगा तो उससे भारत में विदेशी विनिमय भंडार पर दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें डॉलर ज़्यादा मात्रा में अब चाहिए होगा, बिल बढ़ गया है, और डॉलर पर दबाव बढ़ा, फॉरेक्स पर दबाव बढ़ा। इसका परिणाम निकलेगा कि रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट होने लग जाएगी और रुपए का अवमूल्यन हो गया, सॉरी, रुपए का मूल्य ह्रास हो गया। अवमूल्यन अलग होता है। तो रुपए का मूल्य ह्रास हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि CAD बढ़ गया, फॉरेक्स पर दबाव बढ़ रहा है। और अगर हम इसको घरेलू अर्थव्यवस्था से और जोड़ दें तो आयात बिल बढ़ा यदि कच्चे तेल का, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और उसका परिणाम देश में मुद्रास्फीति दर बढ़ जाएगी। आयातित मुद्रास्फीति कह सकते हैं इसे हम, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जो कि घरेलू कारकों के कारण ना हो करके बाहरी कारकों के द्वारा हो रही है, तो मुद्रास्फीति दर में वृद्धि हो जाती है। तो ये तो बात हुई कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का परिणाम। इससे हम चाहें तो इसे राजकोषीय घाटे से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से जब CAD बढ़ता है तो वो
जरूर ही फिस्कल डेफिसिट को प्रभावित करता है, या हिंदी में बात करें तो राजकोषीय घाटा। ये राजकोषीय घाटा भी बढ़ने लग जाता है। दोनों जुड़वा घाटे होते हैं। अब उसकी विस्तार से चर्चा मैं समझ सकता हूँ कि आपने क्लास में पढ़ा होगा या किसी रेफरेंस बुक से आपने इसको पढ़ रखा होगा। अब बात करते हैं कि कच्चे तेल की कीमतें यदि कम हो जाए तो भारत को क्या लाभ है। तो कुछ हद तक लाभ हो सकता है। क्या लाभ है, इन सब का विपरीत करें। जैसे हमारा आयात का बिल कम हो जाएगा। यदि आयात बिल में कटौती होती है तो उसका परिणाम CAD को नियंत्रण करने में सहायता मिलेगी। साथ साथ फिस्कल डेफिसिट पर भी कुछ हद तक कंट्रोल हो सकता है। विदेशी विनिमय भंडार, उस पर दबाव कम होगा और हम दूसरी आवश्यक वस्तुओं के आयात में डॉलर का प्रयोग कर पाएंगे। यानी जो हम कच्चे तेल पर खर्च कर रहे थे, अब हम कहीं और खर्च कर पाएंगे, दूसरी आवश्यक वस्तुओं का आयात कर पाएंगे। तो भारत सरकार को कुछ हद तक यहाँ पे लाभ हो सकता है, क्योंकि CAD कम होगा, राजकोषीय घाटा नियंत्रण में आ गया। मुद्रास्फीति दर भी कम हो जाएगी यदि पेट्रोल डीजल की कीमतें घट जाएं तो, क्योंकि घटेंगी ऐसा आवश्यक नहीं है। जो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा कि ऐसा जरूरी नहीं होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि क्या कच्चे तेल की कीमतों में कमी हमेशा लाभदायक होती है? इसको जानते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कच्चे तेल की कीमतें जो अभी हाल ही में घटी, नेगेटिव हो गई, तो भारत को तो खुश हो जाना चाहिए, बहुत लाभदायक होगा, हमें बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है, राजस्व मिल सकता है। तो क्या वास्तव में ऐसा है, उसको समझते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में कमी हो तो ये हमेशा लाभदायक हो ऐसा आवश्यक नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इलास्टिसिटी, इनइलास्टिसिटी, ये सब क्या कॉन्सेप्ट है, इसको एक बार जान लेते हैं। जब हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड तो उसमें हमें पढ़ना होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उसी के अंतर्गत एक शब्द आता है इनइलास्टिक डिमांड। तो ये इनइलास्टिक डिमांड क्या चीज़ है, देखें ज़रा इसे, इस ग्राफ को समझते हैं और आप फिर इसे पेट्रोल डीजल से लिंक करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। किसी वस्तु का प्राइस $10 था और उस समय उस वस्तु की क्वांटिटी जो डिमांड हो रही थी वो 88 थी। किसी कारण से मान लेते हैं प्राइस बढ़ गया, $10 से $14 हो गया, अर्थात 40% प्राइस बढ़ा, लेकिन उसकी डिमांड में मात्र 10% की कटौती हुई। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो उसके वजह से डिमांड घट जाएगी। ये मांग का नियम है, अन्य बातों के स्थिर रहने पर। लेकिन इसी नियम का ये परिणाम देखें हम कि प्राइस तो बढ़ा, डिमांड में कटौती हुई, परंतु उतनी नहीं जितनी प्राइस में वृद्धि हुई। अर्थात दोनों में देखें तो परसेंटेज अलग अलग है। और एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या ED बराबर परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड में कितनी परसेंटेज चेंज हुआ, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। और डिमांड में चेंज देखें तो 10% का है, कीमत में परिवर्तन 40% का है। अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू रख दें तो ED लेस देन 1 आ रहा है, और जब ED लेस देन 1 होता है जिस वस्तु का, तो हम बोलते हैं वो एक इनइलास्टिक वस्तु है, हिंदी में बेलोचदार वस्तु, एक ऐसी वस्तु जिसमें इनइलास्टिक डिमांड है। अब आप कहेंगे सर इसको बताने का यहाँ पर क्या पर्पज़ है, तो उसको समझते हैं, ये इस टॉपिक से हमारा क्या लिंक है। हम बात कर रहे हैं कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल, इसकी बातें कर रहे हैं, तो उसे देखते हैं। पेट्रोल की डिमांड इनइलास्टिक होती है, अर्थात मान लो कि पेट्रोल का प्राइस पहले 70 रुपये प्रति लीटर हो और एक व्यक्ति 10 लीटर पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है। अगर अब पेट्रोल की कीमत 70 से बढ़ करके 90 रुपये प्रति लीटर हो जाए, यानी 20 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है, तो परसेंटेज के हिसाब से देखें हम लगभग 30% बढ़ गई है, तो क्या वो व्यक्ति वास्तव में 30% डिमांड घटाता है? नहीं, वो थोड़ा बहुत सरकार की आलोचना करता है, थोड़ी सी डिमांड कम भी करता है, लेकिन उतना नहीं करता है जिस अनुपात में कीमतों में वृद्धि हुई है। और इससे पता चलता है कि पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि ज़्यादा हो रही है, डिमांड में कमी तुलनात्मक रूप से कम होती है, अर्थात ये एक इनइलास्टिक वस्तु है। और ये सिद्ध करता है कि पेट्रोल डीजल जीवन का एक मूलभूत वस्तु के रूप में प्रयोग होने लग गई है। परिवहन साधनों के बिना आज के समय में काम नहीं चल सकता। उद्योग धंधों जितनी भी, चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, डीजल की कीमत बढ़ जाए, वो अपनी ज़रूरत के लिए खरीदेंगे, अनिवार्य है ऐसा। तो ये एक इनइलास्टिक गुड्स है जो इम्पॉर्टेंट है, हम इसको समझते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉन्सेप्चुअली भी। यही कारण है कि जो पेट्रोल पंप होते हैं उनकी कीमत में, उनकी जो आय है उसमें कोई ख़ास परिवर्तन नहीं होगा, चाहे पेट्रोल की कीमत 10-20 रुपये लीटर बढ़ क्यों ना जाए,
क्योंकि बहुत कम डिमांड घटेगी। जो वास्तव में जिनकी आय में वृद्धि नहीं हो रही लोगों की, वही उसकी डिमांड कम करेंगे, अन्यथा लोग आलोचना करने के साथ साथ डिमांड कंटिन्यू रखते हैं, तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। तो पेट्रोल एक इनइलास्टिक वस्तु के रूप में मानी जाती है। अब हम बात कर रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हमेशा कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ ही होगा, उसको समझ लेते हैं। अभी हमने देखा प्रारंभ में कि कच्चे तेल की कीमतें नेगेटिव हो गई थी, और नेगेटिव हमने जाना कि $37 पर बैरल, इतना कीमत नेगेटिव हो गई। कीमत नेगेटिव होने का लाभ होना चाहिए, स्वाभाविक सा है, लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है, उसको समझते हैं। पहला कारण, अगर कीमत इतनी नीचे गिर जाएंगी, इसका मतलब है कि जो उत्पादक देश हैं, यानी कहें कि खाड़ी देशों की इनकम पर प्रभाव पड़ेगा। खाड़ी देशों की इनकम, उत्पादक देशों की इनकम घटेगी, और ये वो देश हैं जहाँ पर भारतीय लोग बहुत अधिक कार्य करते हैं, वहाँ जाकर के वो नौकरी कर रहे हैं। लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में भारतीय लोग खाड़ी देशों में जाकर के नौकरी करते हैं, और उनके द्वारा भारत में जो रेमिटेंस भेजा जाता है, उस रेमिटेंस की मात्रा घट सकती है, क्योंकि उन देशों में इनकम घट गई है ऑयल उत्पादन कम हो जाने के कारण। जब कीमतें कच्चे तेल की नेगेटिव हुई, उत्पादक देशों ने उत्पादन कम कर दिया, उनकी आय घटी, और भारतीय लोगों की आय घटेगी तो भारत में जो पैसा भेज रहे थे, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, उस रेमिटेंस की मात्रा कम हो जाएगी, और ये कम होना सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे फिर चालू खाते घाटे को प्रभावित करता है। आप एक कारण समझ गए होंगे। इसी संदर्भ में हम दूसरा बात करते हैं। यदि इन उत्पादक देशों की इनकम घट जाए, जैसे इनकी इनकम घटती है, तो इन देशों से जो भारत में निवेश आता है, और खासकर भारत के सॉवरेन वेल्थ फंड में खाड़ी देशों से ठीक ठाक निवेश आता है, यदि उस निवेश की मात्रा घटेगी तो उसे भी हम किसी दृष्टिकोण से ठीक नहीं मानेंगे। भारत को या भारत की कंपनियों को फंड इकट्ठा करने में दिक्कत आएगी, पूंजी एकत्रित करने में दिक्कत आएगी, जो भविष्य में इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करेगी। अर्थात खाड़ी देशों की इनकम का घटना ना केवल रेमिटेंस को प्रभावित किया, उससे FDI भी प्रभावित हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी प्रभावित हुआ। एक तीसरा संदर्भ, अगर हम स्ट्रेटजिक दृष्टिकोण से बात करें कि यदि इन देशों की इनकम कम हो जाती है तो इन देशों में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, इनस्टेबिलिटी आ सकती है, और वो अस्थिरता भारतीय दृष्टिकोण से माना जाए तो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मध्य एशिया में अगर अस्थिरता होती है तो उसका प्रभाव भारत पे भी देखने को मिलता है। ये आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ेंगे तो ठीक से जान जाएंगे। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि गल्फ देशों में या खाड़ी देशों में भारत एक्सपोर्ट भी करता है, हम निर्यात भी करते हैं। और जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, चावल। ईरान को भारत द्वारा चावल का निर्यात किया जाता है। यदि हम ईरान को निर्यात कर रहे हैं, अगर ईरान में इनकम कम हो जाए, क्योंकि उसकी आय मूलतः कच्चे तेल पर टिकी हुई है, कच्चे तेल की कीमतें नेगेटिव हो गई, ईरान की इनकम कम हो गई, तो उसके द्वारा जो चावल खरीदा जाता है, संभावना है कि उसकी मात्रा भी फिर कम हो जाएगी। और ऐसा कम होना, भारतीय दृष्टिकोण से बात करें तो भारत का एक्सपोर्ट घटेगा, परिणाम स्वरूप CAD फिर से बढ़ जाएगा, चालू खाते का घाटा बढ़ेगा, और फिर अनेकों कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो हम पूरा ओवरऑल बात करते हैं कि कच्चे तेल की कीमतें नेगेटिव होना या बहुत अधिक कम होना ये सही नहीं है भारतीय संदर्भ में। विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी को नुकसान ही पहुंचाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर अगर कच्चे तेल की कीमतें घटना सही नहीं है तो फिर क्या बढ़ना सही है? तो अब ये आप इसको ऐसे माने कि ये ब्लड प्रेशर की तरह है, BP की तरह है। BP बढ़ना, ज़्यादा बढ़ जाए वो भी अच्छा नहीं होता है, और BP अगर बहुत कम हो जाए वो भी अच्छा नहीं होता है। तो कच्चे तेल की कीमतें भी कुछ इसी तरह से चलती हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी तो हमने जाना कि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान झेलने पड़ते हैं, और कच्चे तेल की कीमतें बहुत घट गई, इतना घट गई, नेगेटिव हो गई, तो भी भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। तो ये ब्लड प्रेशर की तरह है, संतुलित रहे तो वही ठीक है, तभी हृदय की गति नॉर्मल चल सकती है। उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था अपने सामान्य ढंग से ग्रोथ कर सकती है। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं इस संदर्भ में। देखिए, एक तो हम ये कर सकते हैं कि हम
गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दें। गैर परंपरागत स्रोत, तो गैर परंपरागत स्रोतों में जैसे आज के समय में सौर ऊर्जा पर बहुत चर्चा होती रहती, इससे संबंधित तकनीक भी विकसित हो रही है। पवन ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन फिर ये बात आप समझ सकते हैं कि ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, एक ही दिन में ये संभव नहीं है। जैसा आपने सुना होगा कि भारत में सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है। उसका परिणाम ये निकलेगा कि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो जाएगी, भविष्य में भारत को कच्चे तेल की आवश्यकता कम होगी, हमारी आयात पर निर्भरता घट जाएगी और परिणाम स्वरूप CAD बहुत हद तक नियंत्रण में आ जाएगा, क्योंकि CAD बढ़ने का बड़ा कारण कच्चे तेल का आयात होता है। तो एक तो इंडिया गैर परंपरागत स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दे सकता है। दूसरा, वर्तमान में जो कीमतें घट गई अचानक से, हम उसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? क्या हमें कोई लाभ नहीं होगा? हो सकता है। कैसे? सरकार के पास एक विकल्प है कि सरकार चाहे तो अपने टैक्स कलेक्शन या टैक्स संग्रह को बढ़ा सकती है। अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो WTI में कीमतें नेगेटिव हुई, उसकी वजह से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल कम करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिमांड ही नहीं ज़्यादा। इस संदर्भ में अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो कीमतें घट गई, भारत में कीमत अगर एज इट इज़ रखी जाए जितनी पहले थी, तो जो दोनों में अंतर उत्पन्न हुआ उसे सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकती है अपना। आप समझ पा रहे होंगे कि मान लो पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत चल रही थी $50 पर बैरल, और आज वो घट करके नेगेटिव होता जा रहा है, और अगर WTI ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $20-25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये कीमत घटी तो भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत मत घटाइए, और जो कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी उस घटे हुए कीमत का लाभ सरकार उठा सकती है अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ा करके। अब आप कहेंगे सर आप तो गलत बोल रहे हैं। देखिए, उपभोक्ता के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो हमें गलत लगेगा, मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, मुझे भी ठीक नहीं लगेगा कि पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं घटाई। लेकिन अगर हम एक अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से समग्र अध्ययन करें तो सरकार के पास अपने संसाधनों को बढ़ाना इस समय एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण वर्तमान में सरकार का टैक्स कलेक्शन लगातार घटता जा रहा है और भविष्य में भी घटेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्थिति एक दिन में ठीक हो जाएगी। तो सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन हो, ठीक ठाक टैक्स सरकार को मिलना चाहिए ताकि वो लोक कल्याणकारी कार्यों को समय पर पूरा कर सके। जो कोविड-19 से निपटने के भी कार्य हैं उसके लिए भी सरकार को संसाधन चाहिए। अगर हम उस दृष्टिकोण से देखें तो सरकार को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में घटिया जो गिरावट आई उसका लाभ उठा लेना चाहिए। उपभोक्ता को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कारण कि उपभोक्ता को पेट्रोल डीजल उसी कीमत पर मिलेगा जिस कीमत पर 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन पहले मिल रहा था। और उपभोक्ता को प्रभाव इसलिए भी नहीं पड़ेगा कि वर्तमान में उपभोक्ता ज़्यादा उपभोग कर ही नहीं रहा है। सामान्य स्थिति में आप देख रहे होंगे परिवहन साधनों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो ही नहीं रहा, 10-20% व्हीकल चल रहे हैं। इसी प्रकार इंडस्ट्री भी 10-20% इंडस्ट्री काम कर रही हैं, तो कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस समय सरकार के पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है कि वो टैक्स कलेक्शन बढ़ा लें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानिएगा, ये अर्थशास्त्रियों का, अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मत है, उनमें से एक मत मेरा भी है। तो हम लोग ये जान गए कि सरकार के पास क्या विकल्प है या भारत क्या क्या इस समय कर सकता है। एक और आपके मन में क्वेश्चन आएगा, जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि सर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें नेगेटिव हो गई हैं, कीमत अगर इतनी घट गई हैं तो उत्पादक देशों को उत्पादन बंद कर देना चाहिए, उत्पादन ही बंद कर देना चाहिए। कीमत घट गई मत बेचो, लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम ऑयल प्राप्त करने की प्रक्रिया को थोड़ा गहनता से पढ़ें तो पता चलता है कि जब ड्रिलिंग के बाद पंपिंग की प्रक्रिया होती है तो उस पंपिंग को बंद नहीं किया जा सकता। यदि हम उसको पूर्णतः बंद कर देते हैं तो पुनः उसको चालू करने की लागत वर्तमान में कीमतों में जो गिरावट आई है उस लॉस से भी ज़्यादा हो जाएगी लागत। यानी पंपिंग को दोबारा चालू करने की लागत इतनी ज़्यादा होगी कि वर्तमान में लॉस सहना ज़्यादा फायदेमंद लगेगा। इसीलिए उत्पादक देश उत्पादन कम तो कर सकते हैं वर्तमान में, जीरो नहीं कर सकते। जो जहाँ भी ऑयल के कुएं हैं वहाँ से उत्पादन को ख़त्म नहीं कर सकते। हो सकता है भविष्य में पुनः उत्पादन हो ही ना पाए उस कुएं से, और अगर हो तो उसकी लागत बहुत ज़्यादा आ जाए। तो इसीलिए ये एक अनूठी स्थिति है
कि उत्पादन को यहाँ पर जीरो करना संभव ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा उनको उत्पादन करते रहना पड़ेगा। अब वो पूरी प्रोसेस को जानने से आप समझेंगे कि लगभग कितना वो होना चाहिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो काम का भी नहीं। हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं अपने कि हम ये जान गए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसे निर्धारित होती हैं, और हमने ये भी समझ लिया कि ये कीमतों में हमेशा कमी भारत के दृष्टिकोण से हमेशा लाभदायक हो ऐसा ज़रूरी नहीं। अब हम इसे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर लेके चलते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने के साथ साथ हमें ये भी बात पर ध्यान देना चाहिए कि सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट आज के समय में कॉन्सेप्ट माना जाता है। भारत में पिछले 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस लक्ष्य पर भी ज़्यादा बल दिया गया था। सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें धीरे धीरे कच्चे तेल पर निर्भरता कम करनी चाहिए और दीर्घकालिक एक नीति बनानी चाहिए जिसके माध्यम से गैर परंपरागत स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सके। अब हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य हैं जो जानना कभी कभी फायदेमंद हो सकता है। तो ये तथ्य कौन से हैं? विश्व में दैनिक उपभोग कितना है कच्चे तेल का? तो दैनिक उपभोग लगभग 93 मिलियन बैरल पर डे, लगभग वैश्विक दैनिक उपभोग 93 मिलियन है। और अगर उत्पादन की बात करें तो वैश्विक उत्पादन 100 मिलियन बैरल पर डे है, यानी थोड़ा सा उत्पादन ज़्यादा होता है ताकि उसे रिजर्व में रखा जा सके। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का दैनिक उपभोग 4.4 मिलियन पर डे है, लेकिन भारत द्वारा उत्पादन मात्र 1 मिलियन बैरल पर डे का किया जाता है। उत्पादन में हमारी रैंकिंग 20वीं है और उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखें तो भारत थर्ड बड़ा कंज्यूमर कंट्री है ऑयल के मामले में, यानी हमारे यहाँ पर अंतर बहुत ज़्यादा है उत्पादन और उपभोग में। अगर इसी आंकड़ों से बात करें तो 3.4 मिलियन बैरल पर डे, इतना अंतर है। उत्पादन मात्र 1 मिलियन का है और उपभोग 4.4 मिलियन का है, और इसीलिए भारत को कहा जाता है कि थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री है ऑयल के मामले में। अगर हम उत्पादक देशों की रैंकिंग की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका द्वारा किया जाता है, लेकिन उपभोक्ता देशों में भी देखें तो अमेरिका की रैंकिंग फर्स्ट है। और अगर आप इसके सही डिटेल्स या आंकड़ों पर जाएंगे तो विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 19% उत्पादन अमेरिका करता है, लेकिन विश्व के कुल उपभोग में बात करें तो 20% के आसपास अमेरिका का उपभोग है, यानी उत्पादन से ज़्यादा उपभोग कर रहा अमेरिका। ये ध्यान रखें कि अमेरिका में मेनली शेल ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। अगर उपभोक्ता देशों में दूसरा देश देखें तो वो चाइना, और इसी प्रकार उत्पादक क्रम में बात करें तो अमेरिका के बाद सऊदी अरब और फिर रशिया जो कि ओपेक प्लस का मेंबर है, और सऊदी अरेबिया जो कि ओपेक का संस्थापक मेंबर है। अब हम बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का भारत से जो निर्यात होता है तो हम अमेरिका, यूके, यूएई और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों को निर्यात करते हैं। भारत में कच्चे तेल के मुख्य स्रोत खंबात की खाड़ी गुजरात में, बॉम्बे हाई बॉम्बे के पास, और असम घाटी। ये मैंने मुख्य स्रोत लिखे, ऐसा नहीं कि केवल यही स्रोत हैं, और भी स्रोत हैं। आप ज्योग्राफी में जब एनर्जी रिसोर्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको इसकी विस्तृत जानकारी और प्राप्त हो पाती है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो इस पूरे टॉपिक से हमें मिली, और वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। हमने ये डिस्कस किया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मांग की लोच। उसी में फिर हमने डिमांड सप्लाई का सिद्धांत, BOP, CAD, इन शब्दों को जाना, जैसे हेजिंग, मुद्रास्फीति दर, जियोपॉलिटिक्स। ये मैंने शब्द यहाँ पर क्यों आपको दिखाए हैं, आप ये जान पाएंगे कि इस पूरे टॉपिक से संबंधित इसमें से 10 मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स ढूंढे। अर्थात इस पूरे टॉपिक के वीडियो को समझने के लिए आपको इन 10 टर्म्स की नॉलेज होना जरूरी है। और साथ साथ देखिए, ये हो सकता है कि UPSC आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे कि कच्चे तेल का कीमत क्यों घटी, हो सकता है ना पूछे, लेकिन इनमें से किसी टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ना केवल UPSC में, स्टेट PCS में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वर्तमान में एक बहुत ऐतिहासिक घटना के रूप में माना जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट घटना घटी है जो कि कुछ देशों के लिए लाभदायक भी हो सकती है और कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकती है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे आ सकते हैं वो हमने एक लिस्ट बना ली है, आप इनको एक बार बेसिक अपने नोट्स या बुक से पढ़ लें। अब हमने जो पूरा टॉपिक पढ़ा, चूँकि मेरा मानना है कि किसी टॉपिक को पढ़ो तो उससे संबंधित अगर कुछ प्रश्न हल हो जाएं तो और अच्छा रहेगा।
अब एक तो यहाँ पर ये हो सकता था कि मैं आपसे कह दूँ कि आप घर पे बैठकर इससे संबंधित प्रश्न हल करें, लेकिन ये चूँकि करंट अफेयर्स का टॉपिक है, इसके क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिल नहीं पाएंगे। तो मैंने कुछ इससे संबंधित प्रश्न तैयार किए हैं, उन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। मैं चाहूँगा कि प्रश्न देखने के बाद डायरेक्ट आंसर मुझसे सुनने की बजाय आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करें या अपने पेन पेपर पर लिख करके रख लें, ताकि आपको ये पता चले कि आपको इस टॉपिक को सुनने से कितनी नॉलेज मिली। तो देखते हैं एक बार अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न देखते हैं अभ्यास प्रश्नों में। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि ओपेक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपेक, तो ओपेक आपको ध्यान आ रहा होगा, हमने डिस्कस किया था। तो ओपेक से संबंधित कौन कौन से कथन है? पहला कथन लिखा है कि कच्चे तेल की कीमतें ओपेक देशों द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सही है कथन? क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा मानना है कि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े, यहाँ पर एक एक कथन पढ़ना है। एक कथन पढ़ा, उसके बारे में सोचो ये सही है गलत है, आपको इसके बारे में कितना पता है। अगर कुछ नहीं पता तो दूसरा कथन पढ़ना, पहले इसके बारे में यस और नो बता दें कि ये सही है कि गलत है। तो मैंने आपको पढ़ाते समय बताया कि ओपेक कीमत निर्धारित नहीं करता है। हाँ, कीमतों के निर्धारण में उसका प्रभाव जरूर होता है, क्योंकि वो सप्लाई को प्रभावित करता है। कीमतों का निर्धारण तो डिमांड और सप्लाई के कारण होता है। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि ओपेक देशों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तो ये कथन सही नहीं है। दूसरा लिखा है ओपेक एक कार्टेल है। ध्यान आ रहा होगा आपको, बिल्कुल कार्टेल है, जिसमें कुल 14 सदस्य हैं। 14 सदस्य हैं अभी? नहीं, अभी सदस्यों की संख्या 13 है। तो ये कथन भी गलत है, और ये कथन गलत है तो अब आप आंसर ढूंढने में टाइम नहीं लगता है कि डी आंसर आना चाहिए इसका, ना 1 और ना ही 2। तो इस प्रकार अगर क्वेश्चन को हल करेंगे कि आप क्वेश्चन का पूरा पहले पढ़ लो, फिर ऑप्शन पढ़ लो, फिर दोबारा उसको पढ़ना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। मेरा मानना है कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है तो क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ें। अगर इस प्रकार का कथन वाले क्वेश्चन है तो एक कथन पढ़ा, उसका मीनिंग सोचा, उस पर आंसर सोचा कि ये सही है गलत है, आपका विचार क्या है इस पर, फिर दूसरा कथन पढ़ा, तो आपको आंसर देने में टाइम नहीं लगेगा। जनरली सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, पहले स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें अगर आपके 30 सेकंड 45 सेकंड बर्बाद हो जाते हैं, फिर इसका आंसर देने के लिए फिर से पढ़ते हैं और फिर उसको वही प्रोसेस अपनाते हैं, एक कथन फिर दूसरा कथन। तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेट्रोल एक कैसी वस्तु है? एक ऑप्शन है लोचदार वस्तु, इंग्लिश वर्ड आएगा यहाँ पर इलास्टिक गुड्स, और दूसरी है बेलोचदार यानी इन इलास्टिक गुड्स। तीसरी वस्तु यूनिट इलास्टिसिटी यानी जिसकी इलास्टिसिटी 1 होती है, और चौथा लिखा हो उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान आ रहा होगा आपको आंसर। हमने एक ग्राफ से भी समझा था कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमने ये जाना था कि पेट्रोल कितना प्रभावित होता है, उसकी डिमांड सब प्राइस में क्या रिलेशन होता है। तो आपको ध्यान आया वही बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि सही ध्यान आया होगा कि पेट्रोल एक इन इलास्टिक गुड्स है, अर्थात एक बेलोचदार वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कौन सा प्रभाव नहीं उत्पन्न होता है? नहीं पूछा, ध्यान रखिएगा, गौर करने वाली बात है। कौन सा प्रभाव नहीं होता है? किससे प्रभाव नहीं? कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से। तो आप देखें, एक एक करके पढ़ना और एक एक करके इसका आंसर निकालना। लिखा है कि विदेशी विनिमय भंडार पर दबाव। अब आप याद करें कि जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो आयात बिल बढ़ेगा, हमें ज़्यादा मात्रा में भुगतान करना पड़ेगा, अर्थात विदेशी विनिमय भंडार पर दबाव बढ़ जाएगा। तो ये तो सही लिखा है। उसने पूछा कौन सा नहीं होता है। दूसरा, CAD चालू खाते के घाटे में वृद्धि हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, वृद्धि होती है। तीसरा, मुद्रास्फीति दर में वृद्धि, बिल्कुल, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, उससे मुद्रास्फीति दर बढ़ सकती है। चौथा लिखा है टैक्स दर में कमी। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया कि ये आवश्यक नहीं है कि टैक्स रेट घटे, आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन ऊपर के तीनों कथन देखेंगे तो अनिवार्य है। मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा, अगर एक ऑप्शन पढ़ा उसके बारे में यस और नो वहीं सोच लो, तभी दूसरा ऑप्शन पढ़ोगे, टाइम कम लगेगा। आप ट्राई करके देखिएगा इस बात को, किसी भी अपने एग्जाम में, किसी भी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में। तो इसका आंसर क्या निकलता है कि डी आंसर आना चाहिए। ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के कुल तेल व्यापार में ब्रेंट कच्चा तेल का हिस्सा लगभग 2/3 है। ये कथन सही है। भारत में भी और अन्य देशों में भी, अधिकांश देशों में जो कच्चे तेल का आयात होता है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, क्योंकि जो ओपेक कंट्री हैं, ये मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय कि ओपेक कंट्री जब निर्यात करते हैं कच्चे तेल का तो ब्रेंट क्रूड ऑयल को ही मानक मानते हैं। तो विश्व के लगभग 2/3 व्यापार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की हिस्सेदारी है। और दूसरा कथन, भारत द्वारा आयातित कच्चे तेल में ब्रेंट कच्चा तेल का योगदान अधिक है। बिल्कुल, ये भी मैंने आपको बता दिया था, ये कथन भी सही है और दोनों कथन सही है, तो आंसर मिल गया कि आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखा है वायदा बाजार का क्या उद्देश्य है। 2 मार्केट थी ट्रेडिंग के लिए, स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। ये कमोडिटी मार्केट के ही 2 प्रकार कह सकते हैं आप इसे, या 2 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। वायदा बाजार क्यों होता है, तो हेजिंग याद आ रहा होगा आपको। पहला ऑप्शन की बजाय मैंने डायरेक्ट पहले दूसरा ऑप्शन पढ़ लिया क्योंकि हमें वो जल्दी याद आ जाएगा। मैंने अभी ये नहीं कहा कि पहला गलत है, ऐसे ही। हेजिंग भविष्य के जोखिम से स्वयं को बचाने की प्रक्रिया हेजिंग कहलाती है और इस हेजिंग का यूज़ हो रहा है कहाँ पर, वायदा बाजार में, ताकि व्यापारी अपने आप को, निवेशक अपने आप को जोखिम से बचा सके। और दूसरा सट्टा व्यापार, यानी जिसका उद्देश्य था लाभ कमाना, ये भी वायदा बाजार का एक उद्देश्य है। और अगर दोनों उद्देश्य हैं तो आंसर मिल गया सी। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर देने का तरीका भी आ रहा होगा इससे समझ में, और इस पूरे वीडियो को देख करके कच्चे तेल से संबंधित विभिन्न बातों की जानकारी आपको प्राप्त हो पा रही होगी। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। इंटरनेट पर बहुत ढूंढने के बाद भी कोई ऐसा समग्र वीडियो नहीं मिल पाएगा जिसमें आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी जानकारी उपलब्ध हो। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को घर बैठे इस लॉकडाउन की अवधि में आपको जो आवश्यक सामग्री है वो प्राप्त हो पाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस पेंडेमिक से बचे हुए होंगे और मेरा हमेशा यही संदेश रहेगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। क्लासरूम हो या ऑनलाइन, टीम वही, गुणवत्ता वही।